अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर आप तमाम तर देखने वालों को। जी आयन हूँ और कहते हैं कि जी कि जब किसी औरत के यहाँ बेटी की पैदाइश होती है तो उसके घर जो अल्लाह पाक की रहमत आती है वो उस रहमत में अपना अक्स देखना शुरू कर देती है। उसको लगता है कि ये मेरी हमदर्द है और यकीनन ऐसे ही होता है कि जो बेटियाँ होती हैं, बेटियों से ज़्यादा हमदर्द कोई नहीं होता, बेटियों से ज़्यादा माँ बाप का ख्याल करने वाला कोई नहीं होता और बेटियों से ज़्यादा माँ बाप का एहसास करने वाला भी कोई नहीं होता। तो माँ अपनी उस छोटी सी सहेली में जिसमें वो अपना अक्स देख रही होती है उसकी बेहतरीन परवरिश करने के लिए लग जाती है। ये भी उसको होता है कि भाई ये तो अगले बड़ी होकर किसी और घर में चली जाएगी। वो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें जमा करना शुरू करती है जो लगता है कि उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो उसकी बहुत अच्छे तरीके से परवरिश करती है, वो उसको ख्वाब देखने की इजाज़त भी देती है और वो चाहती है कि ज़िंदगी में वो चीज़ें जो वो नहीं कर सकी, यानी कि माँ नहीं कर सकी, वो उसकी बेटी ज़रूर कर सके। जब वो अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब देखती है, अच्छी तालीम हासिल करती है तो माँ उसके पीछे सपोर्ट बन के खड़ी हो जाती है कि भाई जो तुमने ख्वाब देखे थे अब तुम उन ख्वाबों को पूरा भी करो। और एक साए की तरह माँ जो है ना वो अपनी बेटी के साथ रहती है। लेकिन देन देयर कम्स अ टाइम जहाँ पर वो बेटी जो कि बड़ी हो चुकी होती है और फिर ब्याह के अगले घर चली जाती है। अब वो माँ जो इतने अरसे से साथ थी, साए के साथ साथ चल रही की तरह उसके साथ साथ चल रही थी, वो भूल जाती है कि अच्छा कुछ चीज़ों में बाउंड्रीज सेट करना बड़ा ज़रूरी होता है। मतलब अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है, अब हर चीज़ में उसको आपके इतने मशवरे की ज़रूरत नहीं है, कुछ उसको ज़िंदगी में आप भी फ़ैसले करने की इजाज़त दें और आप उसको इतना खुद मुख्तार बनाएं कि अपना फ़ैसला कर सके। छोटी छोटी चीज़ों पे माएँ बच्चों को अपने पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट कर देती हैं। और आपको तो मसला कहाँ शुरू होता है, जब उसी बेटी की शादी होती है, वो अगले घर में जाती है, फिर ऑफ कोर्स फ्रिक्शंस होती हैं भाई। जब आप किसी घर में जाते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको उनकी अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। बिकॉज मुझे तो लगता है मैं अभी भी इस ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट की मालिक हूँ कि जहाँ पे लड़की को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बिकॉज ऐसे ही नहीं औरत को होम मेकर कहा जाता, वो सच में उस मकान को घर बना देती है। मसले तब शुरू होते हैं जब वहाँ पे छोटी छोटी बातों में जो माएँ हैं वो इंटरफेयर करना शुरू कर देती हैं। नहीं तुम ये चीज़ यूँ नहीं करोगी, अपनी सास को तुम ऐसे बात, उसको कहो आपने ऐसी बात मुझे कही क्यों, अपने मियाँ को तुम अभी से बता दो, ऐसी कुछ चीज़ें मैं फ़ौरन आ जाऊँगी। भाई बेटियों को ज़रूर इस बात का इदराक होना चाहिए कि खुदा ना खासा अगर कोई मिसहैप होता है तो माँ बाप पीछे खड़े हैं, वो माँ बाप के पास जा सकती है। बट दैट डज नॉट मीन कि घर की एक एक बात ईची बीची अम्मी को पता होना चाहिए और अम्मी की ईची बीची जो अम्मी साथ मुझे मशवरा दें वो भी मैं अपने घर में इम्प्लीमेंट कर दूँ। यहाँ पे होते घर में फटे। तो कितना ज़रूरी है कि माँ अपने आप को एक कदम और पीछे कर ले ताकि जो नई कहानी, एक नया घर उसने शुरू किया है वहाँ पर उसके डिसीजंस का इतना अमल दखल ना हो, क्योंकि अक्सर घर इसीलिए ख़राब होते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मैं जितने भी अपने आसपास देखती हूँ जहाँ पे परेशानियाँ हुई हैं वो इसी वजह से हुई हैं क्योंकि घर वालों की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी। तो भाई माएँ हम सबको बड़ी प्यारी हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे माँओं को अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेनी चाहिए कि भाई इससे आगे मुझे तजावुज़ नहीं करना चाहिए। तो इसी हवाले से शो में बात भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद हमारी बहुत ही परवीन अकबर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हमारे साथ फरना नदीम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसी हैं? बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। आप भी माशाल्लाह। और इतने अरसे बाद मेरे शो में आई और हमारी बहुत ही लो ड्राई देखे ना कितना मजे का लग रहा है, जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छे लोगों का रिफ्लेक्शन तो आएगा ना। और हमारी बहुत ही प्यारी निदा मुमताज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब हमारे साथ लाहौर से भी ज्वाइन करी हैं डॉक्टर नबीहा एजाज, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। और नबीहा की एक तरह से मुझे लगता है और हम जो देखते भी हैं कि हमारे जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो हमारे रिलेशनशिप के मसले मसाइल हैं, उन पे बड़ी ख़ास और गहरी नज़र। अस्सलाम वालेकुम नबीहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, बस आपके लिए दुआएं क्योंकि लाहौर में इस वक्त स्मॉग बहुत ज़्यादा है और टेंशन बड़ी है कि जितने भी प्यारे वहाँ पे लोग रहते हैं वो तमाम तो लाहौरी जो है वो बखैर आफियत रहें। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप लोगों की शादी से पहले आपकी अम्मी के साथ कितनी बॉन्डिंग थी और शादी के बाद आपके और आपकी अम्मी के रिलेशनशिप में कितना से चेंज आया? जाहिर है बेटियों का माँ के साथ ज़्यादा ही वो होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हमारे ज़माने में हमारी माँओं ने हमें पहले ही सिखा दिया था कि जाओ अब वो घर तुम्हारा है, सास को अपनी माँ समझो। हमने कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, ऊपर नीचे होता है, लेकिन हमने कभी भी अपनी माँ को
बताया नहीं कि हमारे साथ क्या है, सिर्फ ये सोच के कि वो एक टेंशन में आ जाएंगी माँ का ख्याल करके। मगर आजकल बिल्कुल रिवर्स है। आजकल बेटियां जो हैं वो इतनी इतनी सी बात पहुंचा देती हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि माएँ होती हैं बहुत जज्बाती, वो अगर कोई ऐसी बात सुनती हैं कि थोड़ी बहुत ज्यादती हो गई है, तो मैंने बहुत सी माओं को देखा है कि वो कहती है अच्छा आ जाओ, और वो आ जाओ जो है ना वो फिर जाने वाला नहीं होता, वो फिर आ जाओ ही हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आजकल की माओं को थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि कुछ बाउंड्रीज होती है, ख्याल रखना चाहिए कि ये बड़ी छोटी छोटी चीजें बाज़ औक़ात तबाही ले आती हैं बेटियों के लिए। और ये सब पे टाइम आना था, सबने जब लड़कियों ने, खवातीन ने ब्याह के अपने घर जाना था। वैसे जब आपकी शादी थी तो आपकी अम्मी ने आपको क्या कहा था? हमें यही कहा था कि देखो बेटा, ये ना समझना कि जो आसाइशें इस घर में मिली हैं उस घर में भी मिलेंगी, एडजस्ट करना किसी भी तरह। मतलब खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि फ़कीरों के घर तुम्हें दे दिया, लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन उसको बहुत खुश उसलूबी से निभाना। और कोई भी बात हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई हो, तो पहले अपनी सास से डिस्कस कर लेना। अगर मियाँ की कोई बात है तो अपनी सास को बताना कि मुझे ये है, ऐसा है, ऐसा है। फिर देखो उनका क्या रिएक्शन होता है। मियाँ से खुद डायरेक्ट बात करो। लड़कियों को डायरेक्ट बात कर लेनी चाहिए। अगर शौहर से कोई शिकायत है, शौहर से इतनी तो फ्रेंकनेस होती है ना, बता दें, सास को बता दें, सास से अच्छा रिलेशन रखें। तो घर में एक बुजुर्ग होता है, एक खातून होती है, वो भी अपना दौर गुजार के आई होती है, उनको भी तजर्बे होते हैं, उनसे डिस्कस कर लें तो वो बेहतर होता है, बजाय ये कि एक और घर को आप इन्वॉल्व करें और माँ को खुसूसन इन्वॉल्व करें, और फिर माँ जज्बात में आके कोई ऐसा कदम ना उठा ले जो आपकी ज़िंदगी का एकदम पछतावा ही हो जाए। हाँ, ये होता है, ये मैंने देखा है, मेरी अपनी फैमिली में मैंने देखा है कि वो आ गई तो आ गई, अब जाने के सारे रास्ते बंद हैं। क्योंकि देखिए एक टाइम पीरियड होता है इंतज़ार का। मर्द एक वक्त तक इंतज़ार करता है, उसके बाद वो अपने तमाम दरवाजे बंद कर देता है, उसके बाद फिर वापसी का रास्ता नहीं है। तो बेहतर ये होता है कि भाई अंडरस्टैंडिंग से चलें, अपनी माँ से ज़रूर मशवरे करें। बाज़ औक़ात माएँ इतना गलत मशवरा देती हैं कि आप हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे इन्होंने कर लिया। आ जाओ, अच्छा जी आ जाओ, हो गया। अब फिर माँ को भी एहसास होता है, और फिर वो बेटी से ज़रूर पूछती है कि आया नहीं तुम्हें लेने के लिए। तो रास्ते आपने खुद बंद कर दिए ना। और फिर पता नहीं किस जोम में होती हैं माएँ कि बेटियाँ अगर हैं, और आजकल का ज़माना तो ये है कि तू नहीं और सही, और नहीं और सही, बिल्कुल ऑप्शंस बहुत है। और लड़कियों के लिए ऑप्शन कम है। मैं तो कहती हूँ कि आजकल जो कुंवारी लड़कियां हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, उनके लिए रिश्ते मुयस्सर नहीं है। तो फिर अगर हम मुआशरे में ऐसी अगर कोई आ जाती हैं, कोई डिवोर्सी आ जाती हैं, तो उनके लिए कितना मसला होगा। बस मसला यही ना, टॉलरेंस ख़त्म हो गया है। और मैं तो समझती हूँ माओं को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि माएँ जो होती हैं, हम बेटियां होती हैं, तस्वीर होती है माँ की। वो अपनी माँ को देखती हैं कि वो किस तरह घर में चलती हैं। जैसे लोग कहते थे जब जिस लड़की से शादी करनी पहले ज़माने में, तो कहते इसकी माँ को देखो। अच्छा, बचपन से अपनी माँ को देखा कि किस तरह उन्होंने मेरी दादी की खिदमत की, किस तरह वो घर में करती थी, किस तरह मेरे फादर से बात करती थी, तो किस तरह उन्होंने बच्चों से बिहेव किया। तो उनको देख के हम अडॉप्ट करते हैं। बेटियाँ जो होती हैं माँ को देख के अडॉप्ट करती हैं, तो उनके कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो समझती हूँ कि हम क्या करें क्या ना करें। तो जब मेरी शादी हुई उससे पहले मेरी बहनें, बहुत बड़ा गैप है हम दोनों में, बहनों में। तो मैं छोटी थी तो मेरी माँ से इतनी ज़्यादा बाउंडिंग थी कि मैं उनकी एज अ फ्रेंड थी, सोती भी उनके साथ थी, बात भी उनके साथ करती थी। कि मेरी बाहर स्कूल कॉलेज में कम फ्रेंड्स होती थी, माँ के साथ ज़्यादा होती थी। तो मैं उनको देखती थी कि बड़ा सब्र था उनमें, सब्र बहुत था। तो जो हमने सब्र देखा वही हमने आगे अपने ससुराल में जाके वही काम किया कि हाँ माशाल्लाह शादी के बाद से मैं अपने सास ससुर के साथ थी, उनकी खिदमत की। और अभी लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई है, तो उनकी दुआएं ली मैंने, और उन दुआओं से ही मैं समझती हूँ कि माशाल्लाह मेरे बच्चे आज बाहर हैं, ये पढ़ रहे हैं। मैं समझती हूँ मैंने कोई कमाल नहीं किया। ये होता ना कि इंसान समझे कि हाँ उसने बहुत कमाल किया। हम लोग जो एक कदम भी उठाते ना, किसी की दुआ से उठाते। तो आजकल टॉलरेंस ख़त्म हो गया। लड़कियां समझती हैं कि बस उनकी शादी हो गई तो उन्होंने बस प्रेशराइज करना है अपने मियाँ को कि अलग घर लेके दो। अच्छा, अलग घर बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो देखें कि वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता।
एक जॉइंट फैमिली में होता है कि आपके इन लॉज एक साथ होते हैं तो एक खाने का खर्चा बचता है, आपकी बहुत सारे आपके बच्चे पल जाते हैं, अगर आप जॉब कर रही हैं तो बहुत सारा आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो ये बातें लोग नहीं समझते। अच्छा, वैसे आपको क्या आपकी अम्मी ने कहा था जब आपकी शादी हो रही थी, तो आपको क्या कुछ कहते हैं, कुछ बातें माएँ समझा के भेजती हैं, वो क्या बातें थी वैसे? जब मेरी शादी हुई थी बस मैंने तो वही कहा ना कि मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा, बस रो ही रही थी और कह रही थी कि अब तुम्हारा घर वही है। देखो जो तुमने देखा है अपने हिसाब से इस घर में, वही तुम अपने घर में अपनी सास को भी वही इज्जत दोगी। कि इज्जत रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपने थोड़ी बहुत होती हैं बातें, आप नए घर में जाते हैं, थोड़ी बहुत आपको बातें ऐसी लगती हैं कि अच्छी ना हो, लेकिन आपने सब्र करना है थोड़े अरसे, और आहिस्ता आहिस्ता एक साल शादी का होता है, आपने अगर उसमें सब्र कर लिया और अच्छी तरह वहाँ एडजस्ट हो गए तो वो जिंदगी भर आपको फल देगा। वो चीज़ आती है। निधा जी, आपकी अम्मी के साथ कैसी बॉन्डिंग थी, और जब आपकी शादी हो रही थी तो उसके बाद आपके अम्मी के साथ रिलेशनशिप में कितना फ़र्क आया, मतलब ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, कैसा था? नेचुरली शादी के बाद बेटियों की माओं के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है, क्योंकि आपको ना उस वक्त समझ नहीं आती जब आप यंग होते हो। माएँ रोकती हैं, टोकती हैं, उस वक्त आप कहते हैं कि बस हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, निकल गए आप। लेकिन शादी के बाद फिर आपको जब रियलाइज़ करते हैं ना चीज़ें कि जो माँ कहती थी वो ठीक था, हम गलत थे। फिर जब आपके बच्चे होते हैं उस वक्त टोटली आपकी सोच डिफरेंट हो जाती है। माँ कहती थी ना कि जी ताड़े बच्चे होंगे ना तो फिर तानू पता चलेगा, और वाकई आज पता चल रहा है कि यार माँ कितना सही कहती थी ना। खासकर बेटी जब आपकी हो तो बेटी के लिए तो आपको सारे परपुर्जे खोल के रखने चाहिए ना, तो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जिस तरीके से आप बिहेव करोगे वही आपकी औलाद भी सीखेगी। मुझे लगता है, मुझे आगे नहीं मुझे पता कि लोगों की क्या सोच है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि अगर मैं किसी के साथ रूड होंगी तो मेरी औलाद में भी वो चीज़ आएगी, अगर मैं हम्बल होंगी तो मेरे औलाद में भी वो चीज़ आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ बहुत सी माओं से के साथ मैं भी एक खुशनसीब माँ हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे तमीज़दार, और उनमें सबसे बड़ी बात है कि वो अपने छोटे से लेके बड़े से सबके साथ बड़े अदब से मिलते हैं। मैंने कभी अपने बच्चों को पर्सनली नहीं सिखाया कि नहीं इनसे ऐसे मिलना है, इनसे से बात करनी है। हाँ, उन्होंने खुद सीखा है, क्योंकि हमने वो बिहेवियर अपने साथ रखा, अपने मुलाजिम के साथ रखा, अपने रिश्तेदारों के साथ रखा। तो मैंने कभी अपने बच्चों को फैमिली प्रॉब्लम्स में या लड़ाई झगड़ों में उसमें उनको कभी नहीं इन्वॉल्व किया, उनके अंदर वो चीज़ कभी आई नहीं। ना वो कभी बड़ों के साथ बैठे। अच्छा, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आपके कि जैसे मर्जी आपके साथ ताल्लुक है तो बच्चों को आपने करना नहीं, आपने सबसे जाके सलाम करना है, सबसे जाके मिलना है। हाँ। अगर कोई जवाब नहीं भी देता तो कोई बात नहीं बेटा, वो उनका ज़र्फ है। आप क्योंकि आपका एक रिश्ता है, कभी ना कभी आपको आमना सामना भी होना है, तो आप तमीज़ के दायरे में सबसे मिले। मैं इस मामले में बहुत अच्छी। अम्मी ने क्या सिखाया, बताया जब आपकी शादी मेरी माँ ने तो मुझे बड़ा कुछ सिखाया था। शादी से पहले उन्होंने हम लोगों को बहाने बहाने से कुकिंग का सिखाया, और वो शादी के बाद मुझे काम आया क्योंकि मैं कराची शिफ्ट थी। जब मैं कराची शिफ्ट हुई हूँ तो जाहिर है एकदम से तो आप किसी के ऊपर बर्डन नहीं बन सकते ना। तो माँ को था कि जी खाना भी बनाना है आपको, घर को भी मैनेज करना है। अब्बा मुझे कहते थे कि तुम ग्रॉसरी करना सीखो, मुझे कभी हम लोगों ने कभी की नहीं थी, हमेशा अम्मा अब्बा खुद करते थे। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने गोश्त लिया ना तो मेरे अब्बा को मैंने फ़ोन करके बताया कि आज मैंने गोश्त लिया है, तो वो बड़े खुश हुए। कहते अच्छा मुझे बताओ तुमने बकरे की कौन सी जगह से गोश्त लिया है क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था। तो मैंने कहा बस मैंने ले लिया है गोश्त, लेकिन वो बहुत अच्छा आ गया। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि बकरे की टांग थी या क्या था, मैंने ले लिया। तो मुझे लगता है कि हमारे माँ बाप, आपको पता है पंजाब में जो पता नहीं, मुझे हर एक शहर का एक अपना कल्चर मिजाज होता है। हमारी माँ ने हमें कोई इतनी पटियाँ नहीं पढ़ाई थी, बस जो शुरू में सिखा दिया। उन्होंने कहा कि बस जी अब ये तुम्हारा घर है, तुमने वहीं मरना जीना है, कभी आपने उधर की बात इधर नहीं करनी है, इधर की बात उधर नहीं करनी, बस खत्म। हाँ, ये वैसे बड़ी सी बात है। अच्छा नबिया, हमारे साथ तो ये भी होता है कि हम जब ब्याह के जाते हैं तो हम जरा मियाँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाए तो उसके साथ अपने बचपन में होने वाली तमाम तर ज्यादतियाँ, बहन भाई ने कूटा मारा, कभी एक थप्पड़, वो भी सारी बात बता देनी है। फिर इधर की भी हर बात
जाके घर में बतानी है कि वहाँ पे ये होता है, मेरी नानी ये करती है, मेरा देवर ये करता है। तो ये जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर होती है, बड़ी गलत होती है। ये कितनी बड़ी फसाद की जड़ है। जड़ी है। देखिए असल प्रॉब्लम ही यही है कि यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो हैं, लेकिन शायद इतनी बाशऊर नहीं है या उनकी तरबियत उस तरह नहीं की जाती। माँ का बड़ा रोल होता है एक लड़की की तरबियत में, क्योंकि आप ये देखें कि जो माँ सिखा रही है या जो माँ खुद कर रही है वही चीज़ अडॉप्ट करके दूसरे घर जब एक लड़की जाती है वहाँ पर वो चीज़ें जो है वो कर रही होती है। आजकल या वैसे भी पहले भी जो भी दौर रहा है इसमें जो है वो लड़कियों को ब्याह नहीं जाता, बसाया भी खुद ही जाता है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि जहाँ वो उसको ब्याह के भेज रहे हैं ना, वहाँ पे बसाना भी उनकी जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर पे माँ की। देखिए ना, एक माँ का सबसे ज़्यादा जो एक मजबूत रिश्ता होता है वो बेटे के साथ होता है। बेटी के साथ मजबूत रिश्ता तब होता है जब वो ससुराल में चली जाती है, वो उस घर से जो है वो दूसरे घर शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद माँ को ये एहसास होता है कि मेरी बेटी मेरा किस तरह से ख्याल करती थी या मेरे साथ उसकी कैसी अटैचमेंट थी। वो अटैचमेंट को कायम रखने के लिए साइकोलॉजिकल जिस प्रोसेस से गुजर रही होती है वो अपनी बेटी के साथ इन टच रहती है, या तो खुद या फिर वो बेटी जो है वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही होती है, क्योंकि वो अपनी माँ बाप की जगह किसी को नहीं दे रही होती। वो उस वक्त जिस घर में जाती है उनको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने की सलाहियत जो है वो उसमें नहीं होती। देखिए, आपको पता है कि एक बच्ची जब छोटी आप परवरिश कर रहे हैं, बड़े होकर आपने उसकी शादी करनी है। बच्चियों को हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करते कि आपने अगले घर जाना है, आपका अगला घर जो है वो ससुराल का घर है। चले 15 साल के बाद ही आप उनकी जो है वो ये मेंटल अप्रोच जो है वो उनको लेके जाएं कि दूसरे घर भी उन्होंने जाना है, उनको कोई घर की घर गृहस्थी सिखाएं, उनके साथ कोई अच्छे माहौल में बैठ के बात करें, बड़ों का अदब से लेके उन्होंने अपने तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे अदा करना है, कैसे लेके चलना है, ये सब चीज़ें माँ की जिम्मेदारी होती है। माँ की जिम्मेदारी ये नहीं होती कि जब बेटी की शादी हो गई तो तब सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो उसने इस बात पर करना शुरू कर दिया कि बेटी के साथ कौन वहाँ बुरा सलूक कर रहा है। कोई अच्छा सलूक भी कर रहा होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता कि सभी जो है वो बुरे हों। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत पे सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का है। अब आप ये देखें कि एक औरत जो है उस पर सबसे ज़्यादा हक जो है वो माँ बाप का नहीं है, वो माँ का नहीं है, वो बाप का नहीं है, उसके शौहर का है। यानी उसकी असल ज़िंदगी उसके ससुराल में जाके शुरू होती है। एक लड़की अपनी असल ज़िंदगी अपनी ससुराल में जाके जी रही है, यानी उसके ससुराल से उसके नई ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है। आपने मर्दों के जहाद के बारे में तो सुना होगा कि मर्द जहाद करते हैं। आपको पता है औरत का जहाद क्या है? औरत का जहाद ये है कि वो अपने शौहर के साथ अच्छी ज़िंदगी बसर करे। ये है औरत का जहाद। कभी किसी माँ ने जो है वो ये समझाने की कोशिश की है? हम ये तो कहते हैं अपनी ज़ुबान बंद रखना, किसी से बदतमीज़ी ना करना, आगे जाके ये ना करना, लोगों का ख्याल रखना, लेकिन कभी किसी ने ये कहा है कि शौहर की अतात जो है वो सबसे पहले जो है वो फ़र्ज़ है तुम पे, शौहर के साथ तुमने बदतमीज़ी नहीं करनी। लगता है अभी शायद थोड़ी सी अब शायद पुरानी बात हो गई है कि जी ख्याल रखना जी। अब तो मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, कहती अगर तुम्हें कोई एक सुनाए तो तुम उसको वापस आ जाना। उसको 10 सुनाओ। हाँ वापस आ जाए, उसको तुम सुना देना बेटा, अपना हिसाब बराबर रखना ताकि उनको पता चले। बस ये तरबियत है ना, ये तरबियत है। मेरी आफ्टर मैरिज मैं बेटा मेरा होने वाला था, आयशा होगी तब हालात अच्छे थे। जब मेरा बेटा हुआ बड़ा वाला तो आप यकीन करें कि मेरे मियाँ का बिजनेस किया नहीं चला, जो भी बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए। तो आप यकीन करें गर्मियों के दिन कराची में कितनी गर्मी होती है, और मैं ससुराल से अलग रहती थी, तो आप यकीन करें मेरे पास सिर्फ 2 जोड़े थे गर्मियों के लॉन के, और मैंने अपने माँ बाप को या बहन भाई में से किसी एक को नहीं बताया कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। इवन मेरे घर में मासी नहीं थी, और मैं खुद झाड़ू पोछा करती थी, प्रेगनेंसी में करती थी, खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी, जो मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं किया था। मेरे हाथों में छाले बन गए थे। अब सोचें, मेरी नेबर्स मुझे कहती थी कि तुम किस मट्टी की बनी हुई हो, तुम अपने माँ बाप की तरफ चली जाओगे, तुम्हारे इतने बुरे हालात हो रहे। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरे मियाँ की इज्जत क्या रह जाएगी, उनको पता लग गया तो। लेकिन मैंने बर्दाश्त किया, सब कुछ किया। मैंने वो 2 जोड़ों में भी अपने बच्चों को पैदा किया कि कोई बात नहीं, हालात आपके साथ है। मैं कहती हूँ ये माँ बाप को भी ना औलाद को सब्र जरूर सिखाना चाहिए। आपके हालात एक जैसे नहीं रहते, आपका अप एंड डाउन होता है, बिजनेस में होता है, हस्बैंड। तो हमारे अब लड़कियों में ना वो चीज़ नहीं रही है ना, सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत है। हमारे माँ बाप ने हमें जो सिखाया हमने वो किया, लेकिन
आजकल की जनरेशन में वो कहते हैं जी हम खुद अर्न कर सकते हैं, हम खुद ये कर सकते हैं, तो हम इसके नीचे क्यों दबे। लेकिन घर मर्द से होता है। नहीं, दोनों भी अर्न करें तो घर तो मियाँ बीवी मिलके चलाते हैं। वो तो मिलके जो चला हालात हो गए हैं मैं उसमें तो एक उस वक्त बंदा काम तो भी नहीं earn कर रही थी ना, मैं तो सकता। शो बिजनेस में भी नहीं थी, मैंने काम छोड़ा हुआ नहीं, था, जैसे सब कुछ। आजकल की लड़कियां अगर हाँ। अर्न भी कर रही हैं तो जरूरी थोड़ी है कि अगर आप अर्न करें तो डोमिनेट रहें। आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वही मैं फ्रेंडशिप कहती हूँ ना होती है कि आपकी। अब जो हालात हैं हमारे, अब तो खैर सभी को काम करना चाहिए। इवन बच्चा भी अगर 15 साल का होता है तो उसको बोलो भाई जाओ तुम भी जॉब करो, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि लेकिन फिर वहाँ पे औरत का वो मकाम भी नहीं है ना, मतलब यहाँ तो इसलिए फिर जो होम मेकर है उसका मकाम भी है, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ों का खुद ख्याल रखना। तो मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आजकल का ना एक ज़रा मसला ये भी है कि हम जब अपनी बच्चियों के लिए रिश्ता ढूंढने जा रहे होते हैं तो हम ऐसी चीज़ें भी तलाश कर रहे होते हैं सामने वाले लड़के में जो कि अभी उसके लिए मुमकिन नहीं होता। जैसे लड़का भी यंग चाहिए, बेटी से 1-2 साल बड़ा चाहिए, उसके बाद उसकी अपनी गाड़ी होनी चाहिए, उसके पास अपना घर होना चाहिए, उसके पास अपना बिजनेस होना चाहिए, वो लाखों में कमाता हो, मेरी बच्ची को हर साल जो एटलीस्ट ज़रूर घुमाता फिराए। लेकिन उसके लिए अगर लड़की से आपको 1 साल बड़ा लड़का चाहिए तो फिर ये लड़की भी आपकी ना कोई 40-45 साल की हो जाएगी, ये बड़ा मसला। तो मुझे ज़रा बताइए, जो आजकल हमारी इतनी जो अप्रोच है, हमें जो ये आइडियल लड़के माओ को अब चाहिए होते हैं, क्या पहले भी माओ को ऐसी चीज चाहिए होती थी? लड़का हीरो भी चाहिए। हाँ, और लड़के के माँ बाप भी नहीं होने चाहिए। हाँ, लड़के के बाल भी माँ-बाप पूरे नहीं होने चाहिए, बहनें भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बस वो कहते हैं अरे लड़का है बस अच्छा है, कोई झंझट नहीं है। मतलब वो माँ बाप और बहन भाई जो है वो झंझट है। अक्सर ज्यादा बहनें लड़की की निकल है, वो भी परेशानी है, बहनें बहुत हाँ, है। बहुत है, बहनें बहुत हैं, भाई भी। ये मुझे बताइए, ये आप कितना फर्क देखती हैं आज की अप्रोच में और पहली अप्रोच में? भाई आज के और पहले के अप्रोच में तो जमीन आसमान का फर्क हो चुका है हर मामले में। सिर्फ ये नहीं कि जो आज का मौजू है इस मामले पे, वैसे ही बहुत चीजें। लड़कियों के लिए डिवोर्स लेना कोई मसला ही नहीं रहा है। मतलब पहले तो डिवोर्स का लफ्ज जो था ना वो एक पहाड़ की तरह टूटता था, पहाड़ की तरह। लेकिन अब तो कोई मतलब फैशन ही हो गया है। आप देखें कितना रेशो बढ़ गया है डिवोर्सेस का। उसकी वजह यही है, आपस में अंडरस्टैंडिंग। अब पैसा है, अगर पैसा है लड़के के पास, देखें बाज लड़कियां बैठी रह गई घरों में, बूढ़ी हो गई, मतलब उनकी एज गुजर गई शादी की, सिर्फ इस चक्कर में कि पैसे वाला नहीं है। मतलब हमें वो लग्जरियस लाइफ चाहिए। हालांकि ये लोग ये नहीं सोचते कि ये सब किस्मतों की बात होती है। किस्मतों की बात होती है। शादी के बाद भी तो अल्लाह आपको दे सकता है। कहते हैं बीवी के नसीब से भी मिलता है। लेकिन देखिए हौसला नहीं है ना लोगों में। और फिर एज की बात है कि लड़का 2-3 साल बड़ा हो। मेरे वालिद साहब मेरी वालदा से 40 साल बड़े थे। ओह माय गॉड, 40 साल। जब मेरी वालदा पैदा हुई थी तो मेरे वालिद साहब अपने मेरे मामूजाद थी उनकी, तो मैं जाके अपने मामू को मुबारकबाद दी थी कि 3 बेटों के बाद आपकी बेटी हुई है। उनको पता नहीं था कि शादी इसी से होनी है। ओह माय गॉड। वो 12-15 साल की थी मेरी वालदा जो शादी हुई। तो कैसे गुजारी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ जो एज में इतना। हाँ, लेकिन वो उनका ख्याल बहुत रखते होंगे। बहुत ख्याल। मेरे वालिद साहब कहते थे कि जब मैं किसी दोस्त के यहाँ जाता था, जाहिर है उनका जो दोस्त थे वो उन्हीं के ग्रुप के वही एज ग्रुप था, तो कहा तुम्हारी माँ के बच्चों के साथ झूला झूलती थी। और मैं सोचता था कि यार ये बच्ची है, अब इसको मैं क्या कहूँ। उनकी बेगमात भी जाहिर है एज उनकी भी होती थी, वो उनके साथ बैठती नहीं थी, वो उनके बच्चों के साथ झूला झूल रही है, खेल रही है। नानी की वाकई उम्र बड़ी कम थी। अच्छा, कमाल से कॉलर मौजूद है काफी देर से कोहाट से, समीना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मदिया? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के टॉपिक बड़े अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे अब इसका? आप जी, आप फिर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं कहना ये चाहूंगी कि इनकी बात बहुत अच्छी है और मुझे अच्छी भी लगी है। और मैं आपको अपना शॉर्टकट में अपना बात भी बताना चाहूंगी कि मेरे साथ क्या हो चुका है अच्छा बनने के बाद।
और दूसरा, मैं लड़कियों को, बेटों को, बहनों को, जिनको भी है, मैं अपनी तरफ से एक एडवाइस भी देना चाहूँगी कि उनकी ज़िंदगी मेरी तरह से ख़राब ना हो, उनको पछतावा ना हो। अल्लाह खैर करे। एक तो इन्होंने, डॉक्टर नबिहा ने बात की कि अपने शौहर का ख्याल रखें, और दूसरा, ससुराल में माओं को वो ना करें। मतलब अच्छी जबान वाली लड़की, खिदमत गुजार वाली लड़की वही घर बसा सकती है। तो मेरा तो 30 साल हो चुके हैं, मेरा ये तजुर्बा है और मेरे साथ ये हो चुका है। तो अच्छा बनना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई आके आपको ही रौंद के चला जाए, इतना भी ना अच्छा बने। मेरे साथ ये हो चुका था कि जब मेरी शादी हुई तो काफी अरसे तक मेरी अपनी माँ के साथ बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि मेरे शौहर, मेरे ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि मैं अपनी माँ बाप से ज्यादा बात करूं। हमारे घर में लाउंज में फोन लगा होता था, तो कभी भी मैंने अपनी माँ को फोन नहीं किया, ना अपने बहन भाइयों से, ना बाप से। मैं अपने शौहर के मुताबिक ही चलती थी। मेरी पहली ईद थी, मैं पहले ईद के माँ से मिलने नहीं गई। मेरी माँ बहनें इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं इस वजह से नहीं गई कि मेरे ससुराल वालों ने कहा कि मेरी बेटियां आ रही हैं, आप नहीं जा सकती। तो मैं काफी अरसे के बाद गई थी। मैंने अपने शौहर को अपने बच्चों की तरह रखा था, मेरे बच्चे भी नहीं थे। सास ससुर की खिदमत इसलिए करती थी कि मेरे शौहर ना नाराज हों और मैं इनकी नज़र में अच्छी बन सकूं। लेकिन इसी दौरान मेरे शौहर मुझे खर्चा भी नहीं देते थे। मेरे बहन भाई मुझे लेने आते थे 1 महीने के बाद, और मैं 2 दिन से ज़्यादा वहाँ नहीं रह सकती थी। तो मैंने उनकी बहुत खिदमत की और खामोश रहती थी कि हमारी आदत भी नहीं थी, तरबियत भी नहीं थी कि हम आगे से किसी को जवाब दें, बड़े को, तो वो नहीं देते थे। तो बस वक्त गुजरता गया। जब मेरी देवर की शादी हुई, छोटे देवर की, तो उसकी बीवी सुबह 8 बजे, जब उसने महीने के जाना होता था, सुबह 8 बजे वो उठ के नाश्ता करके अपने शौहर के साथ चली जाती थी। और मैं ये इसलिए नहीं जाती थी, ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, तो मैं माँ के घर चली जाऊंगी। मैं इस तरह करती थी। मैं अपनी नींद कुर्बान करती थी कि मेरी नंद आई है, उसकी खिदमत करूँ, मेहमानों की खिदमत करूँ। लेकिन मेरी देवरानी ठीक अपने सोने का टाइम उसका था, जाने का टाइम उसका था, उसके खर्चे का टाइम था, वो सब कुछ करती थी। फिर वो बदजुबान भी थी आगे से, तो ये लोग उसको कुछ नहीं कहते थे, सास ससुर, कि ये कहीं हमें रुसवा ना कर दे, किसी के सामने हमारा पोल ना खोल दे। तो इस वजह से सारी तकलीफें मैंने उठाई। तो मैंने अपने शौहर को, आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने शौहर को शायद बहुत ही ऊपर दर्जा दे दिया था। वो हर रोज मुझे तंग करता था, मैंने शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, तंग करता था। उसके दौरान मेरे फिर बच्चे हुए 7 साल के बाद। तो उस दौरान में मुझे कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। मैं कीमो में पड़ी हुई थी कि मेरा शौहर मुझे कह रहे कि मैंने दूसरी शादी करनी है, तुम तो बीमार हो गई हो, खिदमत के लिए करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बहरहाल उसने दूसरी शादी भी कर ली। अब वो सब कुछ दूसरी बीवी के लिए कर रहा है, क्योंकि उसने व्हाट्सएप पे शादी की है, उसके साथ ऑनलाइन शादी की है, और सब कुछ वो पढ़ी लिखी है और उसने सब कुछ लिखवाया। अब वो बंदा उससे निकल नहीं सकता और मुझे कहता है तुम कंप्रोमाइज करो। बेशक आप अपना हर सब कुछ करें, लेकिन एक हद तक करें। जब आप देखें कि बंदा एक दफा नहीं सही होता, दूसरी दफा नहीं सही, तीसरी दफा आप उसको जवाब दें और मुंह तोड़ जवाब दें, ताकि जिंदगी खराब ना हो। यही मेरा पैगाम है सबके लिए, इतना अच्छा ना बने। शुक्रिया समीना जी, आप इतनी बहादुर हैं। अल्लाह पाक ने आपको नई ज़िंदगी भी दी आपको, और आपके अंदर जो सब्र की, देखें अब हम तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह पाक ने आपसे जिस फल का वादा किया, हम तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और आपने जितनी तकलीफ़ें सही हैं, और मतलब इंसान वाकई बहुत कुछ सीखता है। मुझे तो ये भी लगता है कि इंसान को ये भी बाउंड्री रखनी चाहिए कि कोई आपके राइट्स की कितनी पामाली, किस हद तक जाके बस पामाली कर सकता है, और कहाँ पे आपको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको जो है ना, इस बाउंड्री को भी समझ सकें। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे, आपकी औलाद आपको ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दे कि आपके साथ ज़िंदगी में जो भी बुरा हुआ ना, आपको वो लम्हात कभी याद ही ना आए। और यकीनन जो सब्र का फल वो अल्लाह पाक की बेहतरीन ज़ात वही दे सकती है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छे दिन ये एग्जाम्पल्स भी हमारे पास है, भी हैं, ऐसे भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने औलाद दी, ये भी कितनी बड़ी बात है कि सब्र का फल मिला। मुझे ये बताएं
अब लेकिन वही औलाद अगर आपके पास और आपके मियाँ आपसे कोऑपरेट ना कर रहा हो तो कितना मुश्किल हो जाता है उसी एक औलाद की परवरिश करना भी। ये तो हाउस वाइफ है, ये तो जॉब भी नहीं करती ना, ये जा सकती हैं और वही तभी तो मजबूरी से बर्दाश्त करना पड़ा ना इन्हें, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ा। अगर ये काम कर रही होती है, इतनी पढ़ी लिखी होती तो इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इनको कोई डिपेंडेंट थी मियाँ पे कि वो जो भी जुल्म करें बर्दाश्त के। अच्छा, यहाँ पे बंदा फिर ये नहीं सोच सकता कि हाँ भी इससे अच्छा तो फिर वो जॉब भी कर ली, वो अपनी देवरानी का बता ली ताकि एटलीस्ट जो उनके साथ हुआ वो वही कह लिए कि इतना भी अच्छा मत बने कि आप वो ना डोर मैट बन जाए जैसे इनके साथ भी हुआ। तो ये भी कितना बताना फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी बड़ा बाउंड्रीज यहाँ पे क्या होनी चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि बाज़ लड़कियों की नेचर भी होती है, उसमें पढ़ाई का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। बाज़ आपकी नेचर, क्योंकि आपकी माँ के अंदर अगर वो चीज़ है तो आपकी बेटी में भी वो चीज़ आएगी, सब्र होगा, सब कुछ बर्दाश्त करेगी। तो बाज़ नहीं कर सकती, इतने बड़े स्टेप नहीं ले सकती हैं। फिर जब आपकी औलाद हो जाती है ना तो औलाद के बाद तो आप सोच ही नहीं सकते ना कि आप कैसे छोड़ दोगे आप। वो तो निकम्मा भी होगा तो गुजारा करेगी, वो कहेगी ठीक है यार मैंने जिंदगी गुजारनी है। लेकिन वहाँ उनका कहना भी ठीक है कि उस बेचारी ने बहुत ज्यादा सब्र किया, वो कुछ तो ये तो मियाँ का ज़र्फ था ना, वो उसमें नहीं था ना, वो गंदा आदमी था ना, उसने दूसरी शादी कर ली, वो भी कीमो के टाइम पे, कीमो के टाइम पे, जबकि आपको उस वक्त अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए था। वो बीवी जिसने तुम्हारा घर संभाला, बच्चे पैदा किए, सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, तुम्हारी आने वाली दूसरी भाभी हैं जो भी हैं वो तो अपने सब कुछ ले रही है ना, वो तो बेचारी ने कुछ मांगा भी नहीं था, उसका तो उनको ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर शौहर नहीं रख रहा था तो फैमिली में से कोई मेंबर खड़ा होता कोई। हाँ, जब शौहर ही नहीं रखेगा तो बाकी लोग क्यों रखेंगे? मियां ही होता है, एक मियां होता है। आपकी अगर सास प्यार मोहब्बत करेगा तो कुछ लड़कियों की वाकई बड़ी ऐसी नेचर होती है कि वो उनको हमेशा जिंदगी में ना, एक तो वो अपनी माँ को भी सबर, उनको लगता है ऐसी शादीशुदा जिंदगी होती है, यही करना है, इसको किस्मत कहते हैं और आपने सिर्फ वो देना ही है, अपनी तरफ से बस मोहब्बतें भी देनी है, सुकून भी देना है। लेकिन एक यहाँ पे भी बाउंड्री ज़रूरी है कि आप किस हद तक किसी चीज़ के पीछे भागे। वो अपने मियाँ से वो कहती है मैंने वाकई उनको इतना ऊंचा मुकाम दे दिया, बच्चों की तरह मैंने बच्चों की तरह पाला। तो फिर बिना पर यहाँ पे भी फिर वो मियाँ हुआ ना, बिल्कुल ये तो खुश नसीब है ना, अल्लाह ने औलाद भी दे दी। लेकिन वो तकलीफ ही आप देखें, बहुत तकलीफ। सोचिए औलाद इतनी प्यारी होती है लेकिन उसी औलाद के टाइम में अगर आपका मियाँ आपके साथ ना खड़ा हो ना, फिर आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल सही। बहुत चीजें उस वक्त जब आप लेबर रूम में होते हैं ना, उस वक्त आपको या माँ याद आती है या शौहर याद आता है। बिल्कुल। और अगर वो साथ ना हो और ऐसी अगर कोई आप जिंदगी में बीमारी हो, अगर आप कीमो में और आपका मियाँ आपके साथ ना खड़ा, उल्टा उसने लाके किसी और औरत को खड़ा कर दिया और कह, तो ये मुझे बताएं, अब लड़कियों को ना, कुछ लड़कियों को ये बताने की जरूरत है कि इतना भी नहीं पिसना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस एक लिमिट होती है ना। मतलब वो क्या कर सकती थी, अब मुझे बताएं ना, वो क्या कर सकती थी? हो सकता है उनके माँ बाप ने, उनकी फैमिली ने भी यही कहा हो कि तुम्हें वहीं रहना है, उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था ना कि वो वापस अपने माँ बाप, अगर वहाँ से उनको सपोर्ट होती है। लेकिन हिम्मत बाज लोग, बाज लड़कियां हिम्मत नहीं कर पाती हैं और जाहिर है मायूब समझा जाता है। हमारे माशरे में तो तलाक को बहुत मायूब समझा जाता है, जबकि अल्लाह ताला ने इस चीज़ की इजाज़त दी है। लेकिन दुनिया माशरा हमारा रहे, तलाक ले ली, तलाक हो गई। अच्छा, वो सारा कसूर औरत को निकालेंगे। हाँ, क्योंकि ये बात को बुरा नहीं कहेंगे। सही है, हमारे मुआशरे में ना तलाक ऐसा लगता है सिर्फ औरत को होती है, बंदे को तलाक को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाज खवातीन, बाज लड़कियां उसको घसीटती रहती हैं, उस जिंदगी को घसीटती रहती हैं कि चलती रहे, जैसे बच्चे हो जाए, बेटी हो जाए, फिर मजीद घसीटती हैं कि इस तरफ नहीं जाना। तो फिर यही होता है कि सारी जिंदगी उनकी इसी तरह गुजर जाती है, सर में चांदी आ जाती है और फिर कहीं कोई रास्ता नहीं होता। चांदी तो आजकल वैसे भी टैंकर के पानी से कॉलर हमारे साथ मौजूद है हुमैरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी है मदिया, आप लोग सब लोग? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हुमैरा क्या कहना चाहेंगी? बस ये कहना चाहूंगी कि ये तो एक औरत की जिंदगी अल्लाह ताला ने बनाई, शायद मेहनत मुशक्क़तों के बाद, बर्दाश्त के बाद, कि उसको रिजल्ट में यही मिलता है कि परेशानी उठाने के बाद कि वो सुरखरू हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, लेकिन दुनिया उसे जीने नहीं देती। लेकिन मेरा मैसेज तो यही है कि मेरी भी जब शादी हुई तो मुझे कभी कुछ नहीं था, लेकिन वक्त और हालात ने दिल का ऑपरेशन करा दिया, शुगर का मरीज बना दिया। लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि अपने माँ बाप को प्लीज तकलीफ कोई ना दे, वो वैसे इतनी तकलीफ उठाए हुए होते हैं
तो अपनी तकलीफों को खुद सहना सीखें, खुद बर्दाश्त करना, खुद लड़ना सीखें। हुमैरा जी, आपने कभी अपने घर में टेंशन अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया कभी? नहीं, कभी नहीं, लेकिन उनकी आंखें सब समझ जाती हैं, समझदार होते हैं माँ वो बाप। सब समझ जाते हैं। तो बस ये जिंदगी है, इसमें दौड़ना है, जीतना है, अल्लाह ताला से लौ लगानी है, अल्लाह से दुआ मांगनी है। ये तो वक्त है हमारी, जब तक जिंदा है ये चीजें चलती रहेंगी। और इस रियलिटी का इदराक आपको कब हुआ, ये जो अभी आप बात कर रही हैं, कि आपको कितने से बाद इस चीज का एहसास हुआ कि बस अब अल्लाह से ही लौ लगानी है? ये मुझे कितना अब वक्त जाके लगा? हुआ 30 साल बाद। 30 साल बाद। कितने बच्चे हैं आपके? हुमैरा जी, आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। बेटे हैं बेटियां हैं? एक माशाल्लाह अल्लाह ने बेटी दी, नेमत दी है, एक रहमत दी है, बेटा दिया है मुझे। दोनों चीजें दी अल्लाह पाक ने, रहमत और नेमत दोनों दिए। और जब बेटी हुई तो उसके पैदाइश के 6 महीने बाद मेरा ऑपरेशन हो गया था हार्ट का। बस लेकिन मैं हंसने वाली बहुत थी। उसके बाद मुझे खामोशी ने घेर लिया। मतलब क्यों खामोशी ने क्यों घेरा? रीजन? वक्त और हालात। तो आपने खुद हिम्मत करनी थी ना। मैंने हिम्मत अब करी है ना, जब मुझे समझ ही नहीं थी। समझ अब आई। तो अभी भी अब बड़ी जिंदगी पड़ी है, अल्लाह ने आपको सेहत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी अल्लाह का आप जितना खुशी शुक्र खुशी अदा जिए, करूं, मायूसियों वाली बातें मत करें। नहीं, अल्लाह ने मायूस जितनी नहीं हूं, मैं जिंदगी बहुत दी खुश है, हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अल्लाह ने जितनी जिंदगी दी है उसको खुशी से जिए और अपने लिए मैं कुछ अपने करें। शौहर के लिए हर वक्त दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उनको इतना दे परवरदिगार। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ख्याल रखा है, इतना कि मैं समझती हूँ आजकल के जमाने में हर कोई नहीं रखता। चलिए, फिर आपके परेशानी हस्बैंड किस अच्छा, चीज़ की है? तो परेशानी फिर ये बताएं किस चीज की है? वो अभी ये वो पूछ रहे हैं। परेशानी दुनिया है ना मतिया। हाय हाय, दुनिया को खुल के दफा बात करें, अपनी जिंदगी जिए। हाँ, बस ये कि तकलीफों ने घेरा इसलिए कि आपकी ये दुनिया ससुराल को तो नहीं कह रही? आपकी खुशी वही होगी। हुमैरा जी, आप दुनिया ससुराल को तो नहीं कह रही? नहीं नहीं, मैं दुनिया इस वे में कह रही हूँ कि आपकी नजरें बहुत होती है, जब आप बहुत हंसते हैं ना, बहुत खुश होते हैं, तो अगले पल आपका मायूसी में चले जाते हैं। ये भी है। चल, अल्लाह ताला से दुआ करके मैं माँ बाप को कभी कोई तकलीफ ना दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया हुमैरा जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, मैं ज़रा नबिया आपसे ज़रा जानना चाहूँगी, क्योंकि डॉक्टर नबिया अली खान भी हमारे साथ लाहौर स्टोरीज में मौजूद हैं। नबिया, ये जो पहले हमारी कॉलर हमारे साथ मौजूद थी समीना जी, और वो उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ आपने भी सुना। कुछ लड़कियाँ वाकई ऐसी होती हैं कि जिनको ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करना आता है, वो सिर्फ देना ही आता है, लेकिन उनको हमेशा लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एक बंदा जो घर के हर काम भी कर देता है, अच्छा मैं कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ, नहीं कोई बात नहीं हो जाएगा, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं कर लेंगे इंशाल्लाह, मैं चला लूंगी, मैं ये महीना चला लूंगी, तो लोगों को लगता है ये तो कर लेगी। वो जो फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं ना, ऐसी कौन सी बाउंड्री हम सेट करें कि अगला बंदा आपको फॉर ग्रांटेड ना ले? हट के टॉपिक से बात है, लेकिन ये भी जरूरी है इस बात भी करें, क्योंकि वैसे टॉपिक तो हमारा उन खवातीन के लिए है जो अपनी माओ के साथ ज़्यादा अटैच होती हैं, या जिनकी माओ की वजह से उनके घर में जो है वो प्रॉब्लम आती है। और मैं हमेशा टॉपिक के दरमियान में रहती हूँ, मैं कभी टॉपिक से हटती नहीं हूँ। इसीलिए मैंने उस वक्त ये बात की कि एक औरत के लिए अतात जो है वो फ़र्ज़ है, और ये फ़र्ज़ आपको, मैंने नहीं कहा कि ये फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है, ये इस्लाम कह रहा है आपको फ़र्ज़ है, ये अल्लाह का हुक्म है कि फ़र्ज़ है। अगर आप अपने शौहर की अतात करती हैं, अपने घर वालों की, अपने ससुराल वालों की, तो ये आप पे फ़र्ज़ है। और जो फ़र्ज़ होता है ना, उसमें बेईमानी नहीं होती, क्योंकि अगर आप उसमें बेईमानी करेंगी तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है, वो अल्लाह के यहाँ भी नहीं है, दुनिया में भी नहीं है। लेकिन आपका बहुत अच्छा होना भी आपके लिए मुश्किलात का बाइस बन सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ बैलेंस्ड लाइफ रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपने नो कहाँ बोलना है, आपको पता होना चाहिए कि आप यस कहाँ कर सकती हैं और कहाँ नहीं कर सकती। अपने ऊपर उतना ही बोझ डालें जितना आप बर्दाश्त कर सकती हैं। जब आप एक्स्ट्रा बोझ डालेंगी ना, तो फिर आपकी यही कंडीशन होगी जो आपकी पहली कॉलर जिन्होंने कॉल करके बताया कि मैंने हर काम किया, अपने शौहर की हर तरह अतात की, लेकिन उन्होंने उनको मोहब्बत नहीं दी। देखें, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं। आज मैं आपको बता देती हूँ कि ये 2 पहिए क्या हैं। गाड़ी के ये 2 पहिए, शौहर की तरफ से जो पहिया है ना, वो मोहब्बत का है, वो प्यार का है, और बीवी की तरफ से जो पहिया है ना, वो अतात का है। जहाँ मोहब्बत और अतात दोनों में से कोई एक चीज़ भी मिस होगी ना, वहाँ गाड़ी नहीं चल सकती, जहन में रखिएगा। अब ये मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिया आपने पहले तो सुन ही रखा होगा, लेकिन ये पहिए हैं क्या, ये आपको आज समझ आ गई होगी कि मोहब्बत और अतात, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी तो घर बसेगा, नहीं तो घर नहीं बसता। तो आपको अतात तो खैर आप पे फ़र्ज़ है करनी है, लेकिन शौहर पे भी मोहब्बत फ़र्ज़ है।
शौहर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने बीवी को खुश रखना है। एक लड़की जो अपना घर बार छोड़ के आपके घर में आई है, वो आपके घर वालों की इज्जत कर रही है, आपका घर संभाल रही है, आपको हर तरह से अकोमोडेट कर रही है। वो कोई ऐसी बंदी नहीं है कि कोई रिपोर्ट है कि बटन दबाया तो आपने जो है वो ये काम करवा लिया, बटन दबाया तो ये काम करवा लिया। वो इंसान है, उसकी फीलिंग्स हैं, वो हर्ट होती है, उसको तकलीफ़ होती है। तो इसलिए शौहरों को भी चाहिए कि कम से कम उन्हें स्पेस तो दें अपनी बीवियों को, उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए, उनको वक्त दें। यहाँ पर असल में जो म्यार है ना, वो म्यार ये भी है कि एक लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, और फिर उसको थोड़ा सा बदतमीज़ भी होना चाहिए। ये भी मैं आपको बता दूं, जो ख़वातीन बदतमीज़ होती है ना, उनसे दुनिया बड़ा डरती है। जिनकी ज़ुबान में बड़ी तलखी होती है ना, लोग उनसे डर रहे होते हैं कि ये कहीं हमारी जो है वो बेइज्जती ना कर दे, ये कहीं हमारे सामने खड़े होकर चार बंदों से बात ना कर दे। मिसाल है, आई डोंट नो इफ आई शुड गिव इट ऑन टेलीविजन और नॉट, बट आई बिलीव लोग समझ भी जाएंगे, हमने बड़ी सुनी है। वो कहते हैं जड़ा लुच्चा हुई उच्चा। हाँ, बस ये आज का कॉन्सेप्ट है। बदतमीज है, द पर्सन हु इज लाउड। Exactly. तो लोग उससे डरते हैं, फिर उससे कोई बुरा भी नहीं कहते, जिसका पता है कि हाँ ये तो सुन लेगा, तो उसको फिर हम और मजीद बिल्कुल हर बंदा जो है ना, बिल्कुल। लेकिन औरत को बदतमीज होना नहीं ना चाहिए, औरत को तो शीरी जुबान होना है। औरत के लिए जो हुक्म है, देखें जो अल्लाह का हुक्म है उसे मैं या आप तब्दील नहीं कर सकते, ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ में कोताही नहीं है। और मियाँ का भी फ़र्ज़ है कि उसने बीवी की तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी है। अच्छा, मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, वो ख़वातीन जो बहुत अच्छे बनने के बावजूद भी उनको जो है वो अपने घर में सुकून नहीं मिलता, शादी के आपके पास पहले 5 साल हैं जिसमें आप अपने शौहर की इतनी अतात करें, उससे इतनी मोहब्बत करें, उसके घर वालों का एहतराम करें, उसको हर वो चीज़ देने की कोशिश करें जो वो रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छी बीवी होने की, जो खासियतें होती हैं शादी के पहले 5 साल। साथ से वो ना जी, इताअत के साथ तो मोहब्बत भी फिर शर्त है। जी, मोहब्बत शर्त है, बिल्कुल। और अगर मोहब्बत ना हो, अच्छा, इस 5 सालों में आपको पता चल जाएगा, हमारी कॉलेज पता नहीं, हाँ, ये 5 सालों में आपको पता चल जाएगा ना मदीहा कि वो आपकी अतात और आपकी मोहब्बत की कितनी कदर कर रहे हैं। अगर 5 साल बाद भी आपकी इज्जत उस तरीके से उस लेवल पे नहीं होती है, तो फिर आपको सोचना होगा कि आप किस मुकाम पे खड़े हैं, तब आपको अपना बिहेवियर चेंज करना है। मैं शादी के पहले 3 से 5 साल जो है वो मस्ट बी इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको देती हूँ कि आपने 3 से 5 साल ये देखना है, अपना अच्छा करना है। अगर आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, उसके बाद आप फैसला करें। जी, अच्छा, ये जितने मेरे जो मिलवकी सेलिब्रिटीज भी है ना, वो भी है कि ये कि अगर सिर्फ औरत ही अतात करी जा रही है ना, और आगे से नहीं, शौहर को मैंने पहले बात की है कि शौहर जरूरी है ना, शौहर की मोहब्बत जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। दोनों कंपैटिबल होंगे तो चलेंगे। जी, दोनों जो है वो एक जैसे होंगे तो चलेगी गाड़ी। यहाँ पर बिल्कुल मिस्टर केस भी यहाँ पर मौजूद है। सबा, अस्सलाम वालेकुम। जी सबा, वालेकुम। जी, मेरा था कि मेरी शादी हुई, शादी के थोड़े अरसे के बाद ही ये हुआ कि मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हुई, और मैं अपने घर में इकलौती थी, बहनें नहीं थी, भाई थे, तो वो मुझसे छोटे थे सब। तो मुझे ये होता था कि मैं अम्मी को भी देखूं, घर भी देखूं, दोनों तरफ देखती थी। और हस्बैंड को ये बात पसंद नहीं थी, ना ये मेरी सास को पसंद था कि मैं मतलब अपने घर को या अपनी माँ को या किसी को भी यानी कि देखूं। उनका ये था कि बस हमें ही देखना है, हमें ही करना है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर से थे, मेरी माँ थी, मैं हर बात उनसे शेयर करती थी, कुछ भी होता था तो मुझे हर बात अम्मी से करनी होती थी। अब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मतलब कि मैं अम्मी से करूँगी तो क्या इसका रिज़ल्ट होगा, क्योंकि मेरी 16 साल की उम्र में शादी हुई थी और इस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। बस ये समझ थी कि ये भी घर ख़राब ना हो और वो भी मसला ख़राब ना हो, क्योंकि मेरे वालिद तो थे नहीं, माँ थी मेरी अकेले, मैं अपने घर को लेकर दोनों तरफ चल रही थी। करते करते एक टाइम पीरियड गुजरा, फिर बच्चे हुए, और उसके बाद ये था कि ऐसा वक्त आया कि इतनी लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि उनका ये था कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा अगर तुमने अपने मतलब घर को मतलब अपनी माँ को देखा। अब मैं माँ को कैसे छोड़ सकती थी, ज़ाहिर सी बात है बीमार हैं, ब्लड प्रेशर हाई की मरीज़ थी वो, और मसले इस तरह से बढ़ते चले गए। मुझे बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ। मेरी सास का एक ही जुमला था कि इसको तलाक दे दो, हम दूसरा तुम्हारा करवा देंगे। तो मैं ये कहती थी, मुझ में अगर कोई नुक्स हो, कोई मतलब तकलीफ़ हो आपको तो कोई समझ आती है। अगर मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ या कोई भी मसला होता है तो ऐसा कोई मसला तो नहीं है इसमें डिवोर्स का, तो कोई वो ही नहीं आता। और ये भी इकलौते थे अपनी माँ के ना, कोई बहन नहीं थी, कोई भाई नहीं था। तो इस वजह से वो इतने मसले ख़राब कर दिए मेरी सास ने कि मतलब कि नहीं बस किसी तरह इसको वो कर दो। अब मैं अम्मी से शेयर करती थी, अम्मी कहने लगी तुम घर आ जाओ। जब मैंने कहा अम्मी मैं बहुत तंग आ गई हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ, रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों से। आपको इसमें? जी मेरे बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है मेरे। अच्छा। ना 2 बच्चे हैं, बेटी मेरी बड़ी है और बेटा छोटा है।
2 साल का फ़र्क है ना। तो अच्छा, वैसे आपकी अम्मी ने कहा जब आप वापस आ जाते फिर आप वापस चली गई? नहीं, मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो तुम थोड़े दिन के लिए घर आ जाओ, मतलब उन्होंने मैं उस लिहाज आपकी से। बात कहीं काटूंगी क्योंकि मुझे जो है ना ब्रेक लेनी है, ब्रेक से फिर हम कंटिन्यू करते हैं, कहीं आप लोग कहीं मत जाइएगा। जी, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले हमारे साथ जो यहाँ पर केस मौजूद था सबा, वो अपने बारे में बता रही थी कि वो अपने भाइयों की इकलौती बहन है और उनकी अम्मी जब बीमार थी तो अपनी अम्मी की बड़ी खिदमत भी की, साथ में ये अपनी घर की बातें अपनी अम्मी को भी शेयर करती थी। फिर ऑफ कोर्स अम्मी का भी इनकी घर की बातों में अमल दखल था, ये परेशान भी हुई। फिर आपकी अम्मी ने आपसे कहा कि वापस आ जाओ। जी बिल्कुल इसी तरह हुआ कि जब अम्मी ने कहा कि आप ऐसा करो कि थोड़े दिन के लिए घर आ जाओ तो शायद ये मसला तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा ना। मतलब उनका कहने का मतलब नाराज हो के आ जाओ। हाँ, इस तरीके से आओ कि मतलब उनको भी ये लगे कि जैसे कि तुम्हें भी मतलब वो हो रहा है ना, परेशानी हो रही है। अब जब मैं वहाँ अपने घर आई तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बहुत मामला इतना ख़राब हो जाएगा कि वो डिवोर्स तक पहुंच जाएगा कि उनके दिमाग में ये हो गया कि मतलब ये घर चली गई, अब इसे डिवोर्स देना है। तो मैंने ये सोचा था कि शायद वो आ जाएंगे तो फिर ये कि मसला हल हो जाएगा, लेकिन वो नहीं आए। काफ़ी टाइम तक मैंने इंतज़ार किया, करती रही। तकरीबन मेरे बच्चे छोड़ कर आई थी, बच्चे मेरे साथ ही थे। बच्चे उन्होंने नहीं लिए क्योंकि ज़ाहिर से तो वो अकेले रहते थे ना, तो उनको तो कोई वो ही नहीं था। अब मैं अम्मी के घर आई हूँ, थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि मेरी सास ने दूसरी शादी करवा दी उनकी। जब दूसरी शादी करवाई तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा इतने दिन हो गया, फ़ोन करके मैंने खुद ही उनसे कहा, मैंने कहा इतने दिन हो गया आप मुझे ना लेने आए ना कोई फ़ोन का कुछ पता। तो कहने लगे मैं कराची से बाहर था, मैं मतलब यहाँ नहीं था। तो मैंने कहा कराची से बाहर भी थे तो मतलब फ़ोन तो है आपके पास, आप कॉल तो कर सकते थे। इतनी बड़ी नाराज़गी तो नहीं थी कि मतलब आपने इतना ही लंबा इतना गैप ले लिया। तो कहने लगे अच्छा ठीक है मैं देखूँगा, ये है वो। मुझे परेशानी हुई, मैंने बच्चों को लिया, मैं खुद ही चली गई घर। मैंने कहा मैं खुद ही जाती हूँ, देखती हूँ कि क्या मसले मसाइल है ना। जब मैं वहाँ पहुँची तो पता चला कि वहाँ पर ये सब हो चुका था कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, इस वजह से वो मुझे लेने नहीं आए ना। अब मैं वहाँ पूछती थी तो वो ना मेरी सास कुछ बोलती थी ना वो कुछ बोलते थे, क्योंकि इन्होंने अलग रखा हुआ था। तो आपने जो आप अपनी शादी के बाद हर छोटी बात अपनी अम्मी से शेयर करती, फिर आपने अपनी अम्मी को ये बात नहीं बताई? मैंने ये बताया मसला ना, तो मेरी अम्मी ने कहा कि मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी, तुम्हें समझा रही थी। मैंने कहा अम्मी ये मसला तो नहीं था, मुझे इतना तो नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा ना। तो मैंने अम्मी से ये बात भी शेयर करी। फिर जाहिर सी बात है मैं तो माँ से ही शेयर करती थी, किसको बताती। आप हर बात आपको वो नहीं होता था कि अम्मी गलत मशवरे भी दे सकती हैं? आपने घर छोड़ के आने का मशवरा वो भी अम्मी का था, अपनी जगह छोड़ने का मशवरा। तो मतलब ये है कि उन्होंने ये सोचा था कि शायद ये मसला सॉल्व हो जाएगा, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। उनको इतना आपने अपनी सास वालों को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया कि ये मतलब जब छोटी मोटे सब घरों में मसले होते हैं, सब घरों में मसले होते हैं। मैंने अपनी सास से जब लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे तो मैंने अपनी सास से यही पूछा कि आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे वो बताएं, शायद क्या पता मैं वो दूर कर लूँ। उन्होंने कहा नहीं हमें तुमसे कोई तकलीफ नहीं है, बस अब तुम्हें हम रखेंगे नहीं। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये जुमला कह दिया था। तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ ना। आपकी अम्मी जिंदा है? जी जी अम्मी। आपको लेकिन कहीं ज़िंदगी में होता है कि हाय मैंने अपनी अम्मी को, बहुत मुझे अफसोस होता है कि काश मैं वो बात ना मानती, कि काश मैं अपने घर से ना आती। अगर मैं अपनी जगह मैंने छोड़ी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मतलब ऐसा भी हो जाएगा। और मुझे फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा मतलब वो नहीं किया। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ कि अम्मी ने मशवरा दिया या इससे पहले अम्मी आपकी कभी घर भी आके कभी कोई लड़ाई होती थी तो अम्मी घर भी आ जाती थी, कभी कुछ ऐसा हुआ? अम्मी घर आती थी लेकिन मैं कभी इस तरीके से नहीं हुई कि मतलब मैं घर छोड़कर चली जाऊँ। वो बस एक बहुत ज़्यादा तो जब घर आती थी वो किस सिलसिले में आती थी? जब आपके वो इसी वजह से कि मतलब लड़ाई झगड़ा होता था, सास और मियाँ मुझसे जब लड़ते थे कि तुम अपने घर नहीं जाओगी, तुम अपने, तो मैं अम्मी को ये बात बताती थी कि मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं नहीं आ सकती हूँ। तो फिर अम्मी घर आती थी मेरे ना। ये गलत हो जाता है। तो अच्छा, यानी कि आप अपनी अम्मी को बताती थी घर में आज ये लड़ाई हो गई है? वो अम्मी मुझे फ़ोन करके कहती थी ना कि तुम आ जाओ, या मुझे अगर कहीं जाना है या कुछ भी मसले होते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वालिद नहीं थे, भाई छोटे थे, तो कोई भी काम होता तो अम्मी मुझसे करती थी। तो बोलती थी, मैं कहती थी कि अम्मी अभी नहीं आ सकती हूँ, तो उस बात पर अम्मी कहती थी कि अच्छा ठीक है। तो वो ऐसा होता था कि खुद आ जाती थी। खुद कितनी मर्तबा आई वो, तो मेरी सास को ये बात पसंद नहीं आई। बातें नहीं बिगड़ी हैं, सारी बिगड़ी हैं और माँ मेरे की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रही है। माँ की इन्वॉल्वमेंट रही, उन्होंने ज़्यादा मशवरे दिए। वही बात मैंने कहा ना, आ जाओ। और आपने हर बात पे अंधा यकीन कर लिया। जी मुझे उस बात पे आज तक अफसोस है, इस बात का कि मतलब मैं अगर वो नहीं मानती बात
कि मैं नहीं जाती घर, तो आज घर खराब नहीं होता। उसमें आपका अपना कसूर भी है। बिल्कुल, आप भी सोचें कि आपकी भी गलती है। छोटी छोटी बातें जो होती है ना माँ को बताना, वो फिर ये मसले मसाइल पैदा होते हैं। आपके साथ वो बात इतनी ज्यादा ना हो, लेकिन अपनी माँ को आपने थोड़ा और ज्यादा बढ़ा के बताना होता है। कि होता है ना कि हाँ ज्यादा क्रिएट हो गए, हम बात ज्यादा लगे तो हम उसको ज्यादा करके बताते हैं, और तो माँ तो अपनी तरह से यही मशवरा देगी कि छोड़ के आ जाओ, जो गलत था, बहुत गलत था। ये मुझे बताइए, जो माओ का ये मशवरा होता है निदा जी आपके नजदीक गलत है। और ये बच्चियों जो भी सारी लड़कियां देख रही हैं, उनको बताना है कि भाई अपना घर ठीक है, माँ बेचारी खुद क्या कर ली, खुदा ना खासा कल का मसला। अच्छा, दोनों तरफ की माएँ, हाँ, वो कहती है छोड़ दो, जाने दो, निकालो, तलाक दो, और ये माँ जो होती है कहती है आ जाओ, और दोनों मियाँ बीवी बेवकूफ, दोनों मियाँ बीवी, ये बेटा भी माँ पे माएँ जो होती हैं, ये दोनों तरफ की माओं के मशवरे जो होते हैं, इस किस्म की माएँ होती हैं, वो फिर नतीजा ये होता है जो इनको। और खराब तो जिंदगी लड़की की होती है, तो समझना चाहिए ना, मियाँ बीवी को समझना चाहिए। इतनी अकल तो अल्लाह मियाँ ने दी है ना कि समझें कि हमारा घर हमें संभालना है, दूसरे लोगों को। मुझे लगता है ये बड़ा मसला है, ये जो फोन हमारे पास आ गया है, क्योंकि पहले तो कहते हैं माओ को आप फोन के पे जो होता था वो लाउंज में फोन पड़ा हुआ है, हाँ नजर रहती है, तो माँ इतनी बात खुल के करती भी नहीं थी, बताती भी नहीं थी। अब तो इस फोन की वजह से हर चीज पता होता है। नबिहा, ये फोन इसकी वजह से कितना मसला हो गया है, ये जो हमारा एक फोन का कोर्स फवायद तो बेइंतहा है, लेकिन अगर उसके नुकसानात देखें तो इसमें एक नुकसान ये भी है कि इसकी वजह से घर भी बड़े टूटते हैं। असल में ये हमारा साथी बन गया ना, अब हमने लोगों को साथी बनाना छोड़ दिया, मोबाइल फ़ोन हमारा साथी है। ज़रा से परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, फ़ौरी तौर पे या तो गूगल सर्च करना शुरू कर देते हैं कि इस डिप्रेशन का हल क्या है, दवाइयाँ ढूंढनी शुरू कर देते हैं और ख़ुद साख्ता डॉक्टर बन जाते हैं अक्सर लोग। या फिर क्या करते हैं कि डिप्रेशन के लिए जो है वो फटाफट अम्मी को कॉल जाती है कि अम्मी मुझे ये हो गया। वो छोटे से मासूम से बच्चे नहीं होते, छोटे छोटे जो अपनी किसी तकलीफ़ के लिए मामा मामा करके जो पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। ये लड़कियाँ भी शादी के बाद इसी सिचुएशन में आ जाती हैं कि माँ के पास। देखें, माँ का एक आप ताल्लुक जो है वो बेटी से तोड़ नहीं सकते। ससुराल वालों को भी समझना चाहिए कि अगर उसकी माँ जो है वो अकेली रहती है, बहन भाई छोटे हैं और वो अपनी माँ का करना चाहती है, तो उसे वीक में कोई एक डे दें जिसमें वो जाके अपनी माँ का सारा काम वगैरह कराए, उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कराए। अब ऐसे थोड़ी है कि ससुराल वालों को बेटियाँ बेच दी हैं कि जी उन्होंने ख़रीद ली हैं और पैसे दे के और वो फिर मालिक बन गए उन बेटियों के। ऐसे थोड़ी है कि आप घर में बहुएँ लेके जा रहे हैं तो आप उनके मालिक बन चुके हैं। ना कोई शौहर जो है वो इस तरह से हाकिम है किसी बीवी पर कि जो है वो उसको उसके घर वालों से मिलने ना दे, ना कोई सास इतनी हाकिम है कि वो जो है वो उसको उसकी माँ से मिलने से रोके। दुनिया का कोई कानून किसी भी लड़की को उसके ससुराल में जाने के बाद उसके मैके जाने से नहीं रोक सकता। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको ससुराल वाले समझ लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, वरना घर इसी तरह टूटते रहेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी अपनी साइकोलॉजी है, हमारे अपने तरीक़ेकार है, और हम अपने तरीक़ेकार पर चलकर अपने आप को एक सुपर वुमेन या एक सुपर मैन जो है वो तसव्वुर करते हैं कि अगर वो शौहर है तो वो कहता है बस मेरे हुक्म की इताअत करो, अल्लाह ने कह दिया मेरे हुक्म की इताअत करो, अपने घर मत जाओ। नहीं, आप अपने हकूक़ समझें। अगर आप शौहर हैं तो आपका बीवी पे हक है कि आप उसको उसके घर जाने की इजाज़त दें, उसके माँ बाप से मिलने की इजाज़त दें, उसको अच्छे कपड़े दें, उसके खाने पीने का ध्यान करें, उसके साथ मोहब्बत से पेश आएँ, हकूक़ ज़ौजियत अदा करें। इवन यहाँ पर तो जो है वो डेज़ भी कंसीडर किए गए हैं। कितने शौहर हैं जो अपनी बीवियों को इस तरह से अकोमोडेट कर रहे हैं, तो फिर वो बेचारी फ़ोन ही इस्तेमाल करेंगी, फिर वो जाके अपनी माँ को, बहन को या किसी रिश्तेदार को बताएंगी, फिर वो क्या करें, कहाँ जाएं? नबिया, बात सही है ये। अच्छा, लेकिन ना अभी हमारी सारी कॉलर की कॉल आई थी और उन्होंने पीछे ये सवाल किया, उन्होंने कहा हम ये बात तो कर रहे हैं कि जो हमारी जो बहुएं हैं वो अपनी माँ को कॉल करके इन्वॉल्व कर रही हैं जी। अब उन सासों के बारे में क्या जो अपनी बेटियों को कॉल करके, निदा जी मुझे आप बताइएगा, मैं बल्कि आप सबसे ही सवाल है, उन सासों के जो अपनी बेटियों को कॉल करके एक एक बात बता रही, फिर वो बेटियां वो जो नंदे हैं वो जो अम्माओं की सबकी वो निकाल रही हैं भड़ास। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और मज़े की बात है, हालांकि बहुएं बेचारी सास की खिदमत में मर जाएंगी। खाना बनेगा उनकी पसंद का बनेगा, घर में कोई बड़ा काम होगा उनकी पसंद के मैंने तो कोई नहीं पूछता, मैंने किसी ने खाना भी नहीं दिया। सुबह सुबह फोन लेके बैठ जाते हैं ना, हाय मैं ते थे बस कुछ भी नहीं कर रही हैं, टीवी भी नहीं मैनू वेखण दे रहे, मैनू ए भी नहीं करन दे रहे। और वो बेटियां जो वहाँ पर अपना तूफान उन्होंने खड़ा किया हुआ होता है अपने ससुरालों में, उनको वहाँ कोई मुंह नहीं लगा रहा होता है। माँ अक्सर बेटियों को ऐसे पुश करती, फिर वो आके नजला वो
भाभीयों पे निकलता है। सारी बातें के वक्त बहुत है ना लोगों के पास, काम वाम करते मुझे नहीं है, घर में लगता बैठे है कि रहते हमारे हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। वही कह रही हूँ, मैं तो इतनी बिजी होती हूँ, अगर शूट पे नहीं हो तो घर में बहुत से काम होते हैं हमारे पास। अगर आप अपने आप को बिजी रखना चाहें इस फजूल किस्म की चीज़ों से तो बहुत सी चीज़ें आपके पास हैं। हमारे यहाँ लिमिटेड सोच हो गई है ना लोगों की कि बस अगर हम बहू की बुराइयां करेंगे तो पूरा दिन उसमें गुजर जाएगा। बेटियों को फोन करेंगी तो वो पूरा दिन उनमें और दूसरे दिन उनके घरों में भी जाके बैठ जाएंगी। वो दिल नहीं भरा होगा ना फोन पे तो घर में जाके बैठ जाएंगे। ये बताएं परवीन जी, ये जो सासें जो फिर बेटियों को कॉल करके कि वो उनको भी घर की ईची बीची बात बताती है कि ये हो गया, जिसने यही किया, देखो आज ये निकली है मियाँ के साथ बाहर, अभी तक वापस ही नहीं आई, अभी तक ये सो बहुत रही हमारा है, इसको उठी घर नहीं अभी है, तक सो रही है। फिर वो नंदे आके तूफान खड़ा कर देती हैं। और बहुत सी बच्चियां ऐसी होती हैं जो मारधाड़ पे आ जाती हैं। नंदे मैंने देखी है, ऐसी नंदे मैंने देखी है जिन्होंने कूट डाला भाभी को। मेरे पास कोई आए मैं उसको बताऊं। वही ना, अब मतलब घर में एक फसाद बरपा, फसाद। मुझे लगता है उनके अपने घरों में और फिर माएँ इसीलिए कहती हैं शुक्र है बहन नहीं है। जब शादी हो रही होती है कितनी बहनें, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कितनी बहनें। अक्सर बता भी रहते माशाल्लाह की बड़ी सी बात जगह पकी हुई, बस सिर्फ भाई है, अल्लाह की शुक्र है कोई बहन नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, बेटी बहुत खुश रहोगी वहाँ, उसकी कोई बहन नहीं है। तो उसकी वजह भी यही है कि बाज नंदें जो होती हैं वो गंदी होती है। अल्लाह माफ करे। तो ये बड़ी गंदी होती मेरे ख्याल से अब ये लड़कियों को भी चाहिए कि वो किसी तरीके से, वैसे मेरे ख्याल से आप ये जो भी आपने बोला ना बहुत दिल से निकला। मेरा एक्सपीरियंस काफी बैड है, सॉरी टू से। अच्छा अच्छा, मेरी तो बड़ी नंदों की ख्वाहिश ही रही, मेरी कोई नंद नहीं है। अच्छा है, नहीं है, सुकून से है। नहीं फिर मेरी नंद और मेरे साथ ज्यादती करे, ऐसा हो सकता है? हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। मेरी नंद बहुत अच्छी है, मतलब मैं भी एक नंद हूँ तो मैं भी अच्छी हूँ और मेरी नंद भी बहुत अच्छी है। कुछ घरों में होता है, कुछ घरों में नहीं होता, और नहीं वहाँ यही होता है ना कि टाइम बहुत होता है। सुबह को उठ गए, काम करने को कुछ है नहीं, हाय दरवाजे पे कान लगा के सुन लिया, इतनी अच्छी नंदे लिया। मैं और मेरी बहन हम इतनी अच्छी नंदे कि हमारी भाभी जो है वो हमारे भाई से ज्यादा हमें मोहब्बत करती। वो तो मैंने देखा है ना, तुम तो शादी भी आई थी तो वो ना भी ऐसे। देखिए ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं और मैं समझती हूँ, पर्सनली मैं समझती हूँ इसको जितने प्यार मोहब्बत से आप लेके चलोगे ना आपकी जिंदगी उतनी सुकून। भाई वो बेटियों की शादियां हुई तो मेरी भाभी ने अपनी बड़ी बहनों से मशवरा नहीं किया, हमसे मशवरा किया, मुझसे मेरी बड़ी बहन से मशवरा किया। और हर दुख तकलीफ में, हर उसमें सबसे आगे वो होती है, सबसे आगे। मतलब कोई मैं या मेरी बहन बीमार हैं या सबसे पहले मेरी भाभी आती है कि कोई काम हो तो मुझे बताना। इतनी अच्छी है वो, इतनी। तो उसी तरह देखें ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से तो चपेड़ी पड़ती है। एक हाथ बिल्कुल सही बात है। और मेरे ख्याल से घर निभाने में, घरदारी निभाने में बड़ी सपोर्ट मिल जाती है कि अगर आपके घर के ऐसे रिश्ते आपके साथ खड़े। और कभी भाई से कोई अनबन होती है, वो कुछ होती है तो हम अपने भाई को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी गलती है, इसने इतना अरसा तुम्हारे साथ गुजारा है, इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, तुमने गलत किया होगा। तो वो इस बात को बहुत रिगार्ड करती है कि नंदे जो हैं वो मेरा साथ देती है। और जबकि बहुत ये होता है कि बेटा गलती करे लेकिन कहेंगे कि बीवी ने गलत पढ़ाया, ये जरूर पट्टी बीवी ने पढ़ाई है, ये जरूर भाभी ने पट्टी पढ़ाई है। उसको बेटे को, ये भाई को नहीं कसूरवार करते लोग। नहीं, हम तो अपने भाई को ही जलील कर देते हैं कि तुमने ही किया होगा। मिसेस जाहिद हमारे साथ कॉल मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई, टीवी की आवाज प्लीज पीछे से बंद कर दीजिए। आई थिंक आई नीड टू ड्रॉप द कॉल। मैं कॉल ड्रॉप कर रही हूँ। अच्छा जी। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर एक सास भी मौजूद हैं, आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी क्या स्टोरी, आपकी क्या कहानी है घर की? मेरा मसला ये है कि मेरी ना 2 बेटों की शादी हुई, अभी छोटे बेटे की मैंने की। थोड़ा सा माइक आगे। असल में छोटे बेटे की ना मैंने भी की है शादी। तो अब मुझे नहीं पता था, वो इंगेजमेंट से ऐसे कुछ सिलसिले चल रहे थे कि उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी, यानी कि मेरी समधन की ना। अच्छा, पहले तो मैंने इतना इग्नोर किया, मैं कोई बात नहीं, शायद ज़्यादा मुझसे अटैच है इसलिए सब कुछ कर रही हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना हर चीज़ में, कहाँ रखोगी इसको, ये क्या करोगी, वो क्या, मैंने कहा वो आ तो भी हो जाए, मतलब एंगेजमेंट से पहले इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेंगे। मैं भी थोड़ा सा डाउट में आ गई कि ये क्या है।
फिर अब ये हो गया हालात कि शादी हो गई। अब मतलब मेरे घर में जो पक्का हुआ है ना वो मेरी समझन को पता होता है। अब बताएंगे कौन देते हैं हाँ, वो इन्फॉर्मेशन। यही फोन क्या जी पका मम्मी शायद कॉल करती हैं, हाँ भी आज क्या पकाया है? अच्छा खासा डिस्टेंस है। तो मैं वही- हैदराबाद पे होती हूँ और मेरी समझन जो है वो होती है तारिक रोड पे, मतलब कोई वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है, अच्छा खासा। अब वो ये ना कि वो मोबाइल पे जाके बताती नहीं बहू मेरी। तो बहू ये खाना पकाती भी हैं जो खाना बता रही हैं? पकाता कौन है जो बताती नहीं, मैं मोस्टली मैं ही कर रही होती हूँ। मैं एक्चुअली मेरी बेटी नहीं है तो मैं नखरे उठा लेती हूँ उनके, इसीलिए मैंने शुरू में वही बात है उनको मोहब्बत दी कि चलें कोई बात नहीं, लेकिन वही हो गया, ओवर ही हो गई हूँ। अब इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है कि वो बेटा कहाँ जा रहा है, बड़ा वाला कहाँ जा रहा है, छोटा वाला क्या कर रहा है। भाई आप अपने घर में रहें, आप मेरे घर में। अब तो इवन मेरे बच्चे चिढ़ने लगे कि आप उनकी कॉल मत पिक किया करें। तो मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि मैंने उन्हें इग्नोर ही करना शुरू कर दिया। आपने बहू से नहीं कहा ये बात? मैंने जब उनसे ये बात की, अच्छा पता नहीं मुझे तो पता नहीं, हमेशा वो अनजान ही बनी रहती हैं, हालांकि सब पता है और वो ही बता रही है मजे की बात। क्योंकि मैं नहीं समझती कोई आउटसाइडर आपके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन रखे कि आपके घर में क्या हो रहा है, अब किसकी बात पक्की हो गई, अब क्या हो गया, अब किसकी कैमरा का डेथ हो एक्सेस तो नहीं गई। उनके पास? कैमरा का एक्सेस दिया हो बेटी ने कि नहीं देखती नहीं, रहे। कहीं शादी में जाना है तो उनको पता है। मतलब इवन ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उन्हें पता होती हैं कि मैं परेशान होती हूँ कौन बता रहा होता है। बेटे के पास टाइम ही नहीं होता कि मैं कहूँ वो जा रहा है। नहीं, और वो बेटा महीने क्यों में- बताएगा? और महीने में एक बार वो नहीं जा रहा होता, कोई इतना वो नहीं। अब ये जाके करती है ना जाके फ़ोन पे। अब कभी मैंने इनसे प्यार से पूछा आप ऐसा क्यों कर रही हो बेटा, आप क्यों बताती हैं? नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो आप फिर इसका हल क्या चाहती हैं? अब इसका हल यही है कि ये अगर इस तरह ही करेंगी ना तो इन द एंड ये घर खत्म हो जाएगा। क्योंकि जाहिर है अब जब मैं उनके मामलात में इतनी इंटरफेरेंस नहीं कर रही कि तुम्हारी बहनों की क्या हुआ, शादी हुई, मंगनी हुई, भाई का क्या हुआ, तुम्हारी खाला का क्या अच्छा, हुआ। आपकी देखिए एक हर नॉर्मल कपल में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा भी जरूर होता है। तो कभी जब आपके बेटे या उनकी भी कभी ऐसी कोई चीज़ होती होगी तो आपका बेटा आपके साथ शेयर करता है? नहीं, मैं उनके मूड से आइडिया कर लेती हूँ कि शायद कुछ हुआ है। लेकिन वो उनकी अम्मी को पता होता है जब उनकी लड़ाई अम्मी होती को है? हर चीज़ पता होती है। मैं आपको बताती हूँ आज मैंने घर में क्या खाना बना हुआ है, उनकी अम्मी को पता है। अच्छा आपने उसमें ये बनाया आपने, मैं परेशान कि मतलब अजीब सा या लगता है तो ना आपके मतलब घर की बेटी से बात पूछा, है कोई अच्छा, बाहर तुमने वाला आज क्या बता रहा है। बनाया, लेकिन बेटी ने बनाया भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको फिर पता है भी कि मेरी उनको सास पता ने है बनाया किसी भी तरह, मतलब उन्होंने तो कॉल आपने कर कभी ली। उनको रोका नहीं कि भाई आप मेरे घर के मामलात में क्यों बोलती हैं? मैंने काफ़ी दफ़ा उनको ये बात कही, लेकिन वो कहते हैं ना शायद ठीक टाइप इंसान है क्या, डिटाई इतनी है कि वो नहीं समझ रही इस बात को। अब मुझे ये फील होने लगा कि इस वजह से ना घर खराब हो जाएगा। तो आपने अच्छा, बेटे मैं से कहा कि वो अपनी बीवी से बात करे कि भाई छोटी मोटी चीजें हैं, क्यों अपने घर की बात उसे करें? देखिए मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की कहूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि वो जब सारा दिन थका हुआ आ रहा है और फिर ज़ाहिर है वो गुस्सा होगा, एग्रेसिव होगा, तो बीवी पे गुस्सा निकालेगा। फिर इनको यही हमारे घर का माहौल नहीं है कि ऐसा लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन अब जो मुझे उसके हालात नज़र आ रहे हैं ना वो यही आ रहे हैं कि मैं अगर ज़्यादा बोलूँगी तो उसने ये कह देना कि मुझे अलग कर दें, मुझे अलग कर दें, क्योंकि वो ये हरकतें कर रही है। आई शायद थिंक यही या ये बात बनी इसीलिए रही है। वो यही करना चाह रही है कि मैं अलग हो जाऊँ। वो उन्होंने पहले भी आपसे पूछी मेरी थी कि privacy- कहाँ रखोगी? आप खुद इतनी यंग है तो मुझे अंदाजा कि बच्चा कितना यंग होगा, अपना घर तो वो खरीद नहीं सकता वो होगा। बड़ी है मेरे बेटे से, आप यकीन करें 2 साल बड़ी है, मैंने वो भी नहीं देखा। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, रिलेटिव है। नहीं खुद ही आई थी ये, मतलब कि आपकी फैमिली फ्रेंड है? रिलेटिव्स थे Relatives ये हैं। हमें पसंद है, ये वो बेटा तुम्हारा, ये मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। उस बच्चे की भी इज्जत है, मैं समझती हूँ, ये नहीं कि अगर उन्होंने कोई पहल करी तो। और आजकल का ऐसा दौर भी नहीं है कि हम वो सोचें। अब उनको मतलब ये हो गया है कि तुम्हारी सास ने कौन से कपड़े बनाए, यानी रिलेटिव्स है ना, वो क्या पहनेंगी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। अब आप बताएं, हमें अगर मासी भी करती है तो हमें कितना बुरा लगता है कि हमारे घर की बात जाके सामने मत करो, और वो यहाँ ये चक्कर है। अब मैं ज़्यादा बोलूँगी ना तो मुझे पता है मेरे बेटे ने क्या कहना है, लड़ाई झगड़े से बेहतर है मैं अलग हो जाती हूँ। हाँ, तो मेरे ख्याल में बेहतर है, बता आप उनको अलग कर दें ताकि वो बहुत सी चीजें बच्चे अलग होकर रियलाइज कर अफोर्ड कर सकता है वो। और निदान जी, दूसरी बात है, afford तो अपने कर बच्चे लेगा, लेकिन बेटा बहुत अटैच है ना मुझसे, मसला ये है। और माएँ भी तो अटैच होती है, तो बस दिल उसको किसका ये होता है मैं करता कि देख बच्चों को अलहदा करे। और नहीं, यही वो ड्रामा इसीलिए है। हाँ, ये सारा मुझे यही लग रहा है, अब इन दी एंड समझ चुकी हूँ कि मैं ये इस तरह क्रिएट करेंगे कि मैं अच्छी भी बनी रहूँ और मैं निकल जाऊँ। तो अगर आप इन बातों को इग्नोर करें, लिफ्ट नहीं कराएं, तो कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। पता चलता रहे उनको घर की बातें, कौन सा बड़ा आपको मसला खुद है? कॉल के बता दें, आपको पता है, मैंने पता नहीं शायद उसने बताया Ignore नहीं, करें मैंने ना, ना तो कोई भिंडी ignore पकाई करें, है। खत्म। मैंने कहा आपको कोई तो इतना पता बड़ा होगा, मैंने फंस ये नहीं है। बनाया, मुझे कॉल करके खुद ही, मैंने कहा जब इनको इतनी इन्फॉर्मेशन है चल मैं खुद दे देती हूँ। तो वो कह लेंगे अच्छा, फिर इतना अनजान बन जाना, वो और गुस्सा आता है कि तुम इतनी नन्ही बन गई हो, तुम्हें नहीं पता, सब तो पता है आपको। इवन ये भी पता है कि मैंने कहाँ जाना है, कहाँ से आना है। कभी कोई ऐसा फटा हो तो ऐसे तो नहीं कभी घर लड़ने आई हूँ किसी? नहीं ऐसे नहीं करती हूँ, पढ़ी लिखी है उनकी, और कितना 3 समय बेटियां और शादी भी को? हैं उनकी। शादी को कितना? अभी 1.5 साल हुए।
अच्छा, उनकी बेटियां भी और 3 उनकी शादी बेटियां हुई और हैं? भी हैं उनकी अभी छोटी, और वो मतलब उनका ये भी है कि छोटी को भी अंदर मेरे ही घर भेज दिया जाए। लेकिन अभी ये हालात देखते हुए मैं तो पहली से बहुत खौफजदा हो रही हूँ, तो मैं कैसे वो हाँ, नहीं करूँगी? तो पूरे उनके ब्रॉडकास्ट ये तो करेंगे। एक शमीला अच्छा मैं एक ही खानदान में सारी सिमट हाँ। जाएंगी, उधर उधर कोई तकलीफ नहीं। तो वो किधर जाएंगी, वो खुद वही सिमट तो जाएंगी। मैं भी ये सोच रही हूँ कि मैंने कहाँ जाना है। अगर ये इस तरह माँ बेटी की इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो मैं तो अपने घर में अनजान हो गई। चिड़चिड़ाने वाली भी बात भी होती है कि भाई आप मेरा घर है, आपको पता है मेरे घर की बातें मेरे घर मेरे, लेकिन वो बातें बाहर निकलती हैं। आप यकीन करिए मेंटली टॉर्चर में टैबलेट्स लेने शुरू कर दी मैंने। इनकी हरकतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि मैं वो ये पता चला कि आप टैबलेट्स ले रही हैं, सब पता होता है। और फिर नन्ही बन जाएंगी जाके मियाँ के ये साथ। भी कहा होगा उन्होंने फोन पे कि वो अब टैबलेट्स पे वो अब टैबलेट ले रही है। मामला शुरू हो चुका है टैबलेट्स फिर वो आप बोलती है कि कौन सी टाइम पे टैबलेट। अच्छा, वो रात को सोने की दवाई लेती है। शमीला हमारे साथ जी कॉलर मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मदिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका पैनल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। यहाँ मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। मेरी पहली शादी हुई, मेरी पहली शादी 2 साल रही। वजह क्या थी? वजह कुछ भी नहीं थी। शुरू में माशाल्लाह हालात बहुत अच्छे रहे। सास जो थी बहुत केयरिंग थी, नंदे भी बहुत केयरिंग थी। माशाल्लाह 3 नंदे थी, एक देवर था, एक ये खुद थे। इनके अबू यानी मेरे जो एक्स सिस्टर थे वो नूरियाबाद में जॉब करते थे। ठीक है, माशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा चल रहा था। इनकी जो बड़ी बहन थी उनकी शादी हुई। मसला यहीं से शुरू हुआ। इनकी जब बड़ी बहन की शादी हुई, वो जब भी अपने ससुराल होती मैं के आती, अपनी वालदा को आके बताती, आज मेरी सास ने मुझे इस तरह बोला, आज मेरी नन्नू ने मुझसे लड़ाई की, आज घर में ये हुआ, आज घर में वो हुआ। यानी वो मेरी नन जितनी उनके साथ वहाँ पे मसले मसाइल चलते थे वो सारे आके अपने घर वालों को बताती थी। जब वो अपने घर वालों को बताती थी, वल्लाह आलम इनके दिल में ऐसी पता नहीं क्या बात आ जाती थी। वहाँ पे जो इनकी बेटी के साथ एक्शन होता था वो फिर सारा ये गुस्सा अपना सब मुझ पे निकालते थे। बिला वजह मुझसे लड़ते थे, बात बात पे रोक टोक। मैंने मदिया 2 साल बहुत बर्दाश्त किया। आप यकीन करो माशाल्लाह हम लोगों में और उन लोगों में, मैं ये नहीं कहती नौज बिल्ला के कोई, हम लोग बहुत पहुंचे हुए थे। अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक है। लेकिन इनका ये था कि अपने घर वालों को बोलो कि मेरे जो एक्स हस्बैंड थे ना वो जॉब करते थे नेवी में। ठीक है, वहाँ पे मतलब इनकी अच्छी खासी सैलरी नहीं थी। वहाँ पे बस इनको समझ लिमिट इनको मिलती थी, इतना मिलता था कि ये अगर कभी मैं इनको ये भी बोलूँ कि यार मुझे उसमें सब कुछ पॉकेट मनी दिया करो, अब बिलीव करोगे मदिया मुझे सिर्फ 500 रुपए वो देते थे। मैं फिर भी चुप रहती थी कि मैं क्या कहती थी, शमीला आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे और भी बहनें हैं। अगर आज अब अपना घर खराब करके अपने मैं के चली जाती हो, कल को लोग ये नहीं बोलेंगे कि बंदा बुरा था। लोग एक ही बात करते हैं कि हाँ लड़की में कोई मसला था ना, लड़की ने कुछ किया था ना, तभी तो उसको लड़के ने छोड़ा है, वरना तो ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर मदिया 2 साल मैं बर्दाश्त करती रही। मैंने वहाँ पे मेरी नेबर में एक लेडी थी बहुत नाइस, उन्होंने मुझे बोला कि शमीला ऐसे करो तुम ना सिलाई सीखो। मदिया मैंने वहाँ पे सिलाई सीखी। सिलाई सीख के अल्लाह का शुक्र अपनी पॉकेट मनी में खुद निकालती थी। मगर आस्ता आस्ता मैंने महसूस किया कि इनका रवैया ना दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। मदिया मैं कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल चुप हो गई। एक दिन ये हाल हुआ कि इन्होंने मुझसे हाथ किस बात पे उठाया कि तुम्हें पता है मुझे बैंगन नहीं पसंद, तुमने बैंगन क्यों पकाए? मैंने कहा यार क्या बात करती हूँ, मैंने तो बैंगन पकाए नहीं है, मैंने तो आपके लिए आलू पका के रखे हैं। इनकी वालदा ने जिद में आके बैंगन लाके इनके सामने रख दिए कि आज तुम्हारी वाइफ ने बैंगन पका के रखे हैं जो तुमको पसंद नहीं है। इन्होंने मुझसे लड़ाई की, इन्होंने मुझ पे हाथ उठा लिया। मदिया मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं बिल्कुल चुप होकर बैठ गई। आप ये समझो मैं सकते में चली गई। सुबह 7:30 बजे जब ये ऑफिस निकलने लगे, इन्होंने मुझे कमरे में लॉक करके दरवाजा बंद करके ये चले गए। शाम को 5 बजे के करीब मेरे घर वाले आए। मेरे फादर ने सिर्फ मेरे सर पे हाथ रखा कि बेटा क्या हुआ है? इसका फोन आया था कि तुमने घर में तबाही मचाई हुई है। मैंने अपने फादर को बोला, मैंने कहा यार आप एक काम करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी जिंदा रहे तो आप फिर एक काम करेंगे, मुझे यहाँ से ले जाए, मैंने यहाँ पे नहीं रुकना। तो मेरे फादर ने बोला ठीक है बेटा, मैं दूसरा सवाल तुमसे नहीं पूछता, आप मेरे साथ वापस चलो। मदिया मैंने शूज पहने, अपना पर्स लिया, मैंने A to Z अपनी कोई चीज वहां से नहीं उठाई। मुझे नहीं पता था, वल्लाह आलम शायद अल्लाह मुझसे करवा रहा था। 1 हफ्ते पहले पता नहीं मेरे दिल में क्या था, मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें करके अपनी वालदा अच्छा, को मैं शमीला जी आप हमारे साथ कॉल में रहे, मुझे ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक में भी आपकी से कॉल पे बात करते हैं। अच्छा ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी शमीला जी आप बताइए।
के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और आज के हम शो में बात ये करें कि माओ की इंटरफेरेंस अपनी बेटियों के घर में कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जैसे भी हमारे साथ कॉलर ब्रेक पर जाने से पहले मौजूद थी शमीला, वो ये बता रही थी कि उनकी माँ की यानी कि उनकी सास की इंटरफेरेंस उनके मियाँ की लाइफ में कितनी ज़्यादा थी। ऑफ कोर्स क्योंकि यही अभी जैसे परवीन आपा भी बात करी थी कि जो दो माएँ होती हैं ना, एक तो आपकी माँ और आपकी मियाँ की माँ, इन पे भी बड़ा इन्हिसार करता है कि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो कितने सुकून में चल सकती है। अगर वो भी हर बात में घसीटेंगी या अपने दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करेंगी तो मसले मसाइल तो पैदा होंगे। अच्छा, हम ये बड़ा लोग चिढ़ते हैं, मुझे आप ये बताएं कि कहते जी हाय वो तो मामाज बॉय था, वो तो बिल्कुल जो माँ ने कह दिया दिन है तो उसने कहना दिन है, माँ ने कहना रात है तो रात है। वो कहते हैं जिसने कहते हैं कि कहाँ चिट्टा है तो उसने कहा हाँ जी बिल्कुल ये कौवा जो है ना चिट्टा है। तो अगर ये बेटे हम कहते हैं कि जी ये अपनी बीवियों का ख्याल नहीं रखते, तो फिर वो लड़कियां जो कि मामाज गर्ल होती हैं कि वो भी हर चीज में माँ, तो वो भी तो बड़ा रेड फ्लैग होती है ना। बिल्कुल यही हाल होता है फिर उनका भी, दोनों का फिर एक ही जैसा हाल होता है ना। वो अपना फैसला नहीं करते ना, अपने लिए नहीं सोचते कि उन्हें क्या करना है, वो सिर्फ उधर ही इन्वॉल्व रहते हैं कि माँ जो कहेगी हमें वो करना है। तो ये तो तबाही हो जाती है ना। जैसे ये भी फोन आया था कि उनका बेटा जो था, उनका मियाँ जो था अपनी माँ की बात सुनता था, झगड़े जो होते थे माँ की वजह से होते थे। तो उस आदमी ने अपनी समझ नहीं चलाई क्योंकि, और वो अनसिक्योर भी था, उसमें खुद अपने कोई प्रॉब्लम थी, उसमें कोई प्रॉब्लम थी। मुस्लिम ने शादीशुदा घरों में झगड़े देखे हैं, उसमें से मेरे ख्याल से 30 से 40% जो झगड़े हैं वो मियाँ बीवी के आपस में किसी बात पे झगड़ा होता है, लेकिन जो बाकी जो झगड़े हैं वो वाकई इन्हीं दो माओं की, बिल्कुल दो माओं की, हाँ बिल्कुल ऐसे, हाँ इन्हीं दो माओं की वजह से मतलब वहाँ पे झगड़े होते हैं। क्योंकि वो इधर अम्मा का ने भी बताना है कि जी तो मेरा बेटा है, और उधर वो जो उन्होंने घर बेटी भेजी, उन्होंने कहा पता तो चले कि किसकी बेटी आई है। हाँ बिल्कुल मुकाबला है ना, मुकाबला। और फिर बीच में बेटियां जो हैं वो फिर मजीद सुभान अल्लाह वो सारी इंफॉर्मेशन जैसे इन्होंने भी बताई। ये कितना वक्त है लोगों के पास। अच्छा मुझे बताया क्या जरूरत है ये बातें करने की। फैजान लास्ट में हमारे पास जब शो में भी आए थे ना, तो फैजान हम जब बॉन्डिंग के वाले से बात हो रही थी तो फैजान ये कह रहा था कि कभी अगर रेहान के साथ कभी उनकी कोई मसला हो ना तो कहते हैं हम रेहान का साथ देते हैं। हाँ, तो रेहान वो बहन मिल गई थी कि भाई तुम मेरे भाई हो या तुम इसके भाई हो, तो उन्होंने कहा नहीं। तो आप वैसे फिर क्योंकि आप खुद एक बेटी की माँ है तो कितना आप इसका ख्याल रखती हैं, और कभी अगर ऐसी कोई घर में, क्योंकि वो नॉर्मल रिश्ता हो ही नहीं सकता जिसमें कोई लड़ाई ना हो, सब अच्छा चलो तो बोरिंग रिश्ता हो जाएगा। नाराजगियां होती है लेकिन वो प्रोलॉन्ग नहीं करती, और प्रोलॉन्ग ना करना ही बेहतर होता है दोनों तरफ से। कि अगर आपने बात को जरा सी बात को आपने तूल दे दिया तो वो फिर दिल खराब होने लगता है, रिश्तों में एक दरार आ जाती है रिश्तों में। तो जो बकवास करनी होती है वो बकवास हो जाती है और 5 मिनट बाद वो ख़त्म हो जाती है। वो ये नहीं होता कि कोई लेके बैठ गया है उस बात को कि अच्छा यूं हुआ था, अच्छा यूं हुआ था, नहीं। 5-10 मिनट बाद, आधा घंटा, उसके बाद खुद बातचीत शुरू हो जाती है, बात ख़त्म। आप भी भूल जाएं, हम भी भूल जाएं। कौन सा घर है जिसमें नाचाती नहीं होती? सब जगह होती है। लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता कि दिलों को ख़राब करके बैठा जाए, फिर वो ही होता है। फिर जो वो दरार पड़ती है ना, फिर वो दरार आपको सारी जिंदगी बात आपको अलग कर देती है। अगर फेयर रिश्ता होता है ना तो बात उधर के उधर क्लियरिटी होती है कि भाई ये बात हुई, इसको क्लियर होना चाहिए। लेकिन जो दिल में बुक्स लेके बैठ जाते हैं ना, उस बात को पालते रहते हैं, वो ज्यादा बम वो खौफनाक होता है, वो बड़ा खौफनाक होता है। वो फिर रिश्ते टूट जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये अब वो जिन लोगों ने अपनी बहू तलाश करने जब निकलते हुए हैं तो अब उनके लिए भी ये देखना कितना इम्पोर्टेंट है कि लड़की की उसकी माँ के साथ देखिए अटैचमेंट हो, बहुत अच्छी बात है और माँओं की होती है, आपकी औलाद है। लेकिन ये कैसे वो बात को परखें कि भाई ये जो माँ है थोड़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो गई है, वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ही ओन करने लगी है। फिर होता है ना कि लड़ाइयाँ भी ओन करने लग जाती हैं, घर में कोई मसला हो उसको भी ज़रा ओन करने लग जाती हैं। तो ये कैसे देखा जाए, कैसे परखा जाए? मैंने ये देखा है कि जैसे बेटियां माओं को बता देती हैं ये हुआ, वो माएँ किस किस्म की हैं जो ये कहती हैं कि बेटा ये तुमने गलत किया है, ये तुम्हारी गलती है। मतलब अपनी औलाद बेशक होती है और औलाद के लिए माँ का दिल बहुत ही नरम होता है, लेकिन उसमें ये जुर्रत होनी चाहिए माँ में कि वो कहे कि नहीं बेटा यहाँ तुम गलत हो, तुमने गलती की है। हाँ। ये अच्छी बात नहीं है और ये उनकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। इतनी माँ को अथॉरिटी होनी चाहिए और इतना मतलब नहीं, फिर वक्ती तौर पे ये है कि औलाद जो है वो थोड़ा सा माइंड तो कर जाएगी कि माँ हमारी साइड नहीं ले रही, लेकिन वो उसकी आगे जिंदगी के लिए बहुत बेहतर सबक होता है। तो मैंने बहुत सी माओं को देखा है कि वो इस चीज को कभी अप्लाई नहीं करती
कि बेटा यहाँ तुमने भी गलती की है, तुम्हारी गलती है, ये नहीं बोलती। बहुत लोगों को मैंने देखा है, और इसी यही चिक 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 पिक पिक में या तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, या लड़की अपनी तरफ हो जाती है, लड़का अपनी तरफ हो जाता है, राहें जुदा हो जाती है। जो जिस घर में छोटी सी बात को, जो मैंने देखा है, इतनी छोटी सी बात को इतना लंबा कर देते हैं, इतना लंबा कर देते हैं कि वो एक फसाद की सूरत इख्तियार कर जाता है। और जो माएँ चाहेंगी उनकी बेटियों का घर फसाद हो जाता है तो फिर मदीहा उसको दोबारा गैदर करना जो है ना, लोगों को बहुत मुश्किल होता है। और जो माएँ चाहेंगी घर आबाद नहीं कहेंगी, वो माएँ जो बीच में है, बहन भाइयों में अगर कोई जंग है, वो माएँ जो बीच में है, वो उनकी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड होती है कि ये ठीक है या ये ठीक है, या अगर ये इनकी बातचीत नहीं है तो मुझे क्या कितनी तकलीफ हो रही है, और अब मैं किसको मुर्द इल्जाम ठहराऊं कि इसने गलत किया या इसने गलत किया। तो इसमें औलादों को भी सोचना चाहिए कि भाई हम अब इन उम्रों में हैं और माशाल्लाह बड़े हो गए, तो इस चीज में अपने माँ बाप को तकलीफ इन्वॉल्व ना करें। माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। शुरू हुई वो लोग खुद ही खत्म करें। माँ बाप के लिए तक वो चीज पहुंचाए नहीं, चाहे 10 बच्चे हो ना, माँ बाप के लिए मोहब्बत उन 10 बच्चों के लिए उतनी ही होती है जितनी वो 1 2 3 नहीं होता कि ये बहुत लाडला है तो वो जो तीसरे नंबर का है वो थोड़ा सा, ऐसा है नहीं। माओ के लिए सब औलादे। अच्छा, जैसे परवीन आपा की भी बेटी की शादी की और आपने भी अपनी बेटी की शादी की, तो वैसे जब आपने जब बेटी की शादी करी थी तो आपने, क्योंकि ऑफ कोर्स बेटी आपने पढ़ाई लिखाई, बेटी बाहर से पढ़ के आई, लेकिन कुछ चीज़ें होती जो माएँ बेटियों को बताती, तो आपने वैसे अपनी बेटी को क्या कहा था नया रिलेशनशिप शुरू करने से पहले? अच्छा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि आजकल के बच्चे माशाल्लाह काफ़ी मैच्योर हैं, और क्योंकि वो अपनी जब एजुकेशन ख़त्म करके आई थी तो वो काफ़ी मैच्योर हो चुकी थी। अलग रहने से भी बच्चों में वो चीज़ें सब आ जाती हैं, बैलेंस भी आ जाती है, कदर भी आ जाती है, बैलेंस भी। और फिर मुझे लगता था कि इसके ससुराल सास ससुर बहुत अच्छे, अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा दे, खुश रखे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। तो मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ है, और अगर कभी हुआ भी होगा तो मेरी बेटी ने कभी मुझ तक वो बात पहुँचाई नहीं, और ना मैंने कभी पूछा, ना मैं ज़्यादा उसके घर जाती हूँ, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। और मैं सब माओं को ये कहना चाहूँगी कि हर वक्त बेटियों के घरों में ना घुसे, उनको स्पेस दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके खुद करना सीखें, बजाय इसके कि हम उनको सिखाएं, खुद सीखें। और वो है ना, माँ है ना यार, अगर मैं माँ हूँ तो वो भी तो माँ है ना, जिंदगी तो उसने उधर गुजारनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ अटैचमेंट होना इन बच्चियों की बहुत जरूरी है। नबीहा, ये जो मामाज गर्ल्स होती हैं, जैसे हम कहते हैं जी, वो तो बिल्कुल मामाज बॉय है, कोई चीज़ हो सबसे पहले जाके माँ से बात करता है, सबसे पहले माँ को बताता है, माँ को बताता है, माँ को बताते हैं, तो है ही माँ का। तो ऐसे ही वो बेटियां जो कि जिन्होंने ब्याह के दूसरे घर जाना होता है और वो मामाज, टिपिकल मामाज गर्ल होती हैं, ये कितना बड़ा रेड फ्लैग है। देखें, मामाज बॉय हो या मामाज गर्ल्स हो, ये जब शादी हो जाती है ना तो फिर आपकी अपनी लाइफ शुरू हो जाती है, आपकी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है शादी के बाद। फिर जो मामाज है ना, उनको अपने जो है वो एज पे रहना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज में रहना चाहिए, और आपको अपने आप को जो है वो इस काबिल बनाना चाहिए कि आपने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। गलतियों से इंसान सीखता है, गलती करके सीखता है। सासों को भी चाहिए कि भरपूर तरीके से अपनी बहुओं को सपोर्ट करें अगर वो कुछ गलत कर रही हैं। जैसे कि आपके पास एक ये विक्टिम भी बैठी हैं, इन्होंने भी कहा कि मेरी जो बहू है वो अपने घर सारी बातें बताती है। अब एक वो गलत अमल कर रही है और इससे इनको जहनी तौर पे बहुत ये डैमेज हो रही हैं। ये बहुत सी सासों का मसला है, ये बहुत सारे घरों का मसला है। एक्चुअली हम ना 2 कौमी नज़रिए पे पाकिस्तान बन गया था कि 2 अलग अलग कौमें हैं, उन्होंने अपनी इबादत करनी है, इन्होंने अपनी इबादत करनी है, इसलिए मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया। यहाँ हर घर में 2 कौमी नज़रिया चल रहा है, हर घर में जो है वो 2 कौमें बना दी हैं, शौहर अलग कौम है, बीवी अलग कौम है, और ये 2 कौमें जो है ना वो इकट्ठी नहीं हो रही। वो कह रहे कि जी इनकी अपनी साइड है, इनकी अपनी साइड है। जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि जो लड़की आपके घर में आ रही है उसकी भी फीलिंग्स हैं और आपने माँ बन के उनको ट्रीट करके समझाना है। हाँ, अगर वो नहीं समझ रही, आपकी कौम को मजीद बढ़ाना है, हाँ मतलब अगर वो नहीं समझ रही हैं तो फिर आप उनके
साथ सख्ती बरत सकती हैं, फिर आप उनको सख्ती से कहें बाकायदा तौर पे उनके शौहर के सामने कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मेरे घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, नेक्स्ट टाइम अगर मेरे घर की बातें बाहर जाएंगी तो मैं आपसे सख्ती से पेश आऊँगी। आप कहें, आपका हक बनता है। आप किस चीज़ का डर या खौफ महसूस कर रही हैं? अगर आप माँ हैं तो माँ तो बेटी को डांट भी सकती है ना। चला जाए तो फिर क्या करेंगे? नहीं, बेटा कैसे जाएगा? देखें, बेटे की तरबियत अगर अच्छी हुई है ना तो बेटा नहीं जाएगा। बेटा फिर बीवी को समझाएगा कि मेरी माँ को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और बेटे की अगर अच्छी तरबियत है ना तो वो बीवी को और माँ को जो है वो दोनों को बैलेंस रख के चलेगा। ये शौहर की जिम्मेदारी होती है शादी के बाद, अपनी बीवी और माँ को खुश रखना। और ये बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, एक महाज है जिस पे मर्द लड़ रहा होता है। ये इतनी छोटी सी बात नहीं है कि माँ को भी खुश रखना, बीवी को भी खुश रखना। और एक होती लोगों की फितरत, माँ 5 बच्चे ना, 5 बच्चों की एक जैसी तरबियत करेगी, लेकिन बच्चे की फितरत मुख्तलिफ होती है। हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। कोई मोहब्बत वाला बच्चा होता है, कोई बहुत सेल्फिश बच्चा होता है। बिल्कुल ऐसे कि उसको फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही उसको लगता है वो एंटाइटल्ड है। ऐसे ही है। बस ये फिर आपको खुद से समझना है। सारी मोहब्बत है ना। देखिए, शादी जो है ना वो एक ऐसा जुआ है जिसे आप खेल लेते हैं तो आपको पता नहीं है कि आपने जीतना है या हारना है। ये ज़हन में रखिएगा। यह आपकी लक पे डिपेंड करता है कि अच्छा शौहर या अच्छी बीवी मिल जाए तो। इसलिए अल्लाह से अच्छा वर मांगे, अच्छा साथी मांगे। अल्लाह के साथ कनेक्शन जितना ज़्यादा हमारा मजबूत होगा ना, यकीन करें ये प्रॉब्लम्स, ये टेंशन्स, ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब माशरे से ख़त्म हो जाएगा। हमारा कनेक्शन मजबूत नहीं है अल्लाह के साथ। हम उस लेवल पे नहीं है कि जहाँ पर हम शिकायत अल्लाह को लगाते हैं, हम अपनी माँ को शिकायत लगाते हैं, अपने बाप को शिकायत लगाते हैं, या सास को शिकायत लगाते हैं। वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलना। वहाँ से आपको जो है वो सिर्फ समझा बुझा के बात खत्म कर देंगे। हमें बच्चियों की मेरे ख्याल से ना ये भी तरबियत करनी चाहिए कि भाई हर चीज पे आपने शिकायत नहीं लगानी। हर चीज का बदला में शिकायत हमें, ये बचपन से आदत होती है। मेरे ख्याल से बच्चियों को परवान चढ़ाते हुए आई रिमेम्बर, मतलब मेरी अम्मी तो हम छोटे से थे, अगले घर वाले क्या बोलेंगे, मैंने कहा ये कौन है अगले घर वाले, अगले घर की फूहड़ है। मैंने कहा ये क्यों हमें फूहड़ बोलेंगे? बोले माँ बाप ने कुछ बनाना नहीं सिखाया। मैंने कहा हम हलवाई के घर से नहीं जा रहे, वो क्यों बात करेंगे? लेकिन वो अम्मी हर बात में ना उनको टेंशन नहीं होती थी, हाय नहीं लड़कियां बच्ची ऐसी नहीं होनी चाहिए, अगले घर वाले क्या कहेंगे, अगले घर वाले कहेंगे। तो मैं कहती थी कौन है अगले घर वाले भाई, जिनको इतना मसला जो जज करने बैठे हुए, बाद में पता चलता था क्या वो अगले ये घर वाले माएँ खौफ डालती थी दिलों में। जी जी, ताकि हम खौफ ज्यादा रहे, बदले जलील ना करा देना मुझे, तुम्हें जलील ना करा देना मुझे, तो फिर ये कौन है भाई, मतलब अम्मी पढ़ाई। तो ये चीजें मुझे लगता है वाकई माँ को ना सिखानी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर एक और जी माँ बैठी है, परेशान माँ है, फरीदा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी फरीदा जी, मेरा मसला ये कि जो मेरी समधन है ना, उनका इंटरफेयर बहुत होता है हमारी ज़िंदगियों में। तो सबसे पहले तो ये था कि जब बेटे की शादी हो रही थी तो ये होता है ना, बरी बरी तैयार करनी है। उस वक्त उनकी बड़ी फरमाइशें होती थी कि ये जोड़े जो हैं शादी वलीमे के, ये जो ना मेरी बेटी साथ जाएगी तो साथ में ख़रीदें, और जो ना सोने का सेट बनाने का इरादा था तो वो नहीं, सोने का सेट नहीं, आप चूड़ियाँ बनाएं वो पहनेंगी, भले सेट बनाएं या ना बनाएं। तो बस ये था कि चले, ये तो शादी की रस्मात तो ऐसी होती हैं कि इंसान मानता है एक दूसरे की, तो उसमें तो मैंने मतलब इग्नोर कर दिया इन चीज़ों को। लेकिन जब शादी हो गई तो उनकी दखल अंदाजी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हर चीज़ के अंदर। सबसे पहले तो उन्होंने जो ना शादी के बाद ये कहना शुरू कर दिया कि अपने मतलब दामाद से कि आप जो ना जॉब करते थे वो कंप्यूटर ऑपरेटर की, कहीं अच्छी जॉब थी, अच्छा चल रहा था सब कुछ, तो जॉब छोड़ें, अपना कारोबार करें, अपना कारोबार करें। अब वो मुझसे भी कहती, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बेटे से कहती भाई आप देख लो जो आपको बेहतर लगे। बेटे ने अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया, वो हो गया। उसके बाद जो ना फिर ये हुआ कि वो अल्लाह ताला ने खुशखबरी दिखाई। अब वो सारे मतलब बच्चे का कीका करना था, उन्होंने हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं। हॉस्पिटल भी उनकी मर्जी का ही था, उनके घर के करीब का, तो अकीके के उसमें भी सारे प्लान उनकी अम्मी के घर पे बन गए। उसके बाद कह रही कि अम्मी इस दिन हमने अकीका कर लिया। आपका जो बेटा था, आपका पहला पोता था? हाँ जी, पहला पोता था। तो जाहिर सी बातें होती है, हमारे दिल में भी ख्वाहिशें थी कि हम भी अपनी ख्वाहिशें पूरी करें, लेकिन वो इस तरह से कुछ होने ही नहीं दे रही थी। नहीं तो आपके बेटे ने आपसे कोई मशवरा नहीं किया? बेटा ये कि बेटा सुबह जाता है, रात को आता है, तो वो बीवी के कमरे में ही चले आते हैं, मेरे से सलाम दुआ की। मुझे भी मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इज्जत में हम ज़्यादा मरते हैं। हमें ये होता है कि हमारे मतलब घर में नाचाकी ना हो, तो घर में बना के रखे, इज्जत बनी रहनी चाहिए ख़ानदान के अंदर। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई घर के मामला बाहर निकलेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। हम ये डर डर के चल रहे हैं। तो मुझे बताएं कि उसके बाद फिर आपकी जब आपका पोता हुआ तो भी सारी जो चीज़ें थी अकीका, वो अकीका तो हुआ हमारे घर से, लेकिन सब कुछ बन गया, उनकी मर्जी का था। जो कपड़े बनाने हैं, जो हॉल बुक कराना है, जो दिन मुकर्रर है,
वो सब उनकी मर्जी से हुआ। जो आपकी बेटी की सास जी बिल्कुल। अच्छा, आपने बेटे से नहीं पूछा कि भाई मतलब हम तो पूछ ही नहीं रहा, हम भी अच्छा मशवरा दे सकते हैं? बस वो बता रहे हैं कि है ना अम्मी, ये जाहिर सी बात है, अब हम लोगों ने मियाँ बीवी ने बैठ के सेट किया है मसला, क्योंकि हम ही ने करना है, उसकी मर्जी है, उसका बेटा है, तो आप जो ना मतलब इन चीज़ को एक्सेप्ट करें, इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, तो फिर हमने कहा चलें सही है, ठीक है। अब इस तरह से कि हर वक्त वो सारी खबरें फ़ोन वोन पे देना उन्हें। एक आध दफ़ा तो ऐसा हुआ कि अगर बेटी ने फ़ोन नहीं उठाया ना, किसी काम में मसरूफ़ है, तो उनकी अम्मा घर आ जाती हैं कि वो जो ना क्या हो गया, अल्लाह खैर करे, कोई मसला तो नहीं है, तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही, 2 दफ़ा 3 दफ़ा फ़ोन कर लिया मैंने। तो मतलब इस चीज़ पे मतलब वो बहुत करना ना उन्होंने। अब बच्चे का माशाल्लाह वो बच्चा 3 साल का हुआ, स्कूल एडमिशन का हुआ। अब जाहिर सी बात है, मैंने तो बेटे को यही मशवरा दिया कि बेटा करीबी स्कूल में एडमिशन कराएं इसका। तो वो उनकी मर्जी का स्कूल भी था, वो दूर है, उसमें वैन लगानी पड़ेगी, या बेटे को खुद छोड़ना है, लाना है। तो आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो डिसीजन है, ये आपको लगता है आपकी बहू का नहीं है, आपकी बहू की माँ का है? क्योंकि वो जो ना वो अक्सर आती भी रहती हैं। मतलब ये कि इतना आने ससुराल में आया नहीं जाता है, लेकिन वो हर 10-15 दिन में चक्कर जरूर लगाती रहती हैं। तो आपने उनको रोका नहीं, बोला नहीं कुछ? मैं बोलती हूँ तो कहती भाई इन बच्चों ने ज़िंदगी गुजारनी है, अब इनको इनकी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने दें, इनके फैसले हैं, और हम तो खुद अपनी बहू बेटों के साथ ऐसे ही करते हैं, आप भी इनके ऊपर छोड़ें ना। और मशवरे उनके होते हैं, पता तो चलता है ना बातों से कि मशवरे किसके चल रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। आपने वैसे अपने बेटे को, कि इन सब में जो सबसे ज़्यादा अपना वो तो आपका अपना बेटा, तो आपने अपने बेटे से नहीं कहा कि तुम लोग मुझे भी इन्वॉल्व किया करो, कि मुझे होता है कि भी मेरा पोता है या कोई भी ऐसी चीज़ घर की, तो आपने खुद अपने बेटे से बात करने की बेटे को यही है कि वो कहती भी हूँ ना अगर कभी, तो उसका यही होता है कि अम्मी आप ये देखें कि ज़िंदगी मुझे इसके साथ गुजारनी है, अगर मैं इसका कहना नहीं मानूंगा, इनकी मतलब सास का कंप्लेन ही ना हुई। हाँ नहीं, कंप्लेन तो ये जाहिर सी बात है, मेरा दिल नहीं चाहता कि मेरी मर्जी भी चले, मेरी मर्जी भी चले, मेरी मर्जी से मेरा बच्चा सुने, मुझसे भी मशवरे सारे उनके ही चलते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि एज अ गेस्ट इनको बुला लिया, बाद में पता चला। आप चाह रही हैं कि जब काम करें तो कोई काम करें तो मशवरा तो करे ना। ये तो जाहिर बात है, माँ है। ये मुझे बताएं कि इसमें तो मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको भी, मैं तो मशवरा देने वाली तो कोई भी नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि उस चीज़ पे आपको दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। और बेटे से, क्योंकि अगर बेटा आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहा, हाँ, तो फिर आप बहू से शिकायत नहीं होती। आप एक हारदार तार को पकड़ के खींचने की कोशिश कर रही हैं, कोई फायदा नहीं। मतलब मुझे तो अब ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन वो ये कह दें कि सास आके कह दें कि मेरी बेटी को अलग कर दें आप। मुझे अब तो ये डर रहता है कि कहीं लेकिन आप मुझे बताएं, अगर वो आपको लगता है वो आके ये बात कर देंगी तो आपका बेटा मान जाएगा? बेटा मानेगा नहीं, अभी तो वो मेरी सुनता है, चले थोड़ी बहुत अपनी बीवी की सुनता है, तो कुछ मेरी भी सुन लेता है। लेकिन फिर ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही, जाहिर सी बात है मनवा तो लेती हैं ना वो अपनी बातें, तो मुझे यही डर कि किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि बस कि ये मुझसे अलग ही कर दे मेरे बेटे को। अच्छा, और मैं इसलिए खामोश रहती हूँ, ज़्यादातर मैं जो खामोश रहती हूँ और इनकी बातें इग्नोर करती हूँ, उसकी वजह यही होती है कि घर बना रहे। अच्छा, मैं तो किसी को वाकई से मशवरा दूँ तो मैं भी खामोश रहने के मशवरा दूंगी। आप परवीन जी इसका क्या मतलब? भाई इनको जब ये ट्रस्ट ही नहीं है, इनको ये ट्रस्ट नहीं है कि अगर बेटे को कहेंगी तो वो देखो वो बता रही है ना, इनको ये ट्रस्ट नहीं है। बेटे ने कहा जिंदगी तो इसी के साथ गुजारनी है, तो इनको तो बेटे पे ट्रस्ट नहीं है, डर के मारे ये बोलती नहीं है कि अगर बात की और वो निकला तो मतलब आपका बेटा भी उन्हीं का हो चुका है, आपने बेटे को ब्याया है तो वो उन्हीं का है। वो कहते हैं ना कि बेटियां दूर रह के भी अपनी होती हैं, बेटे अपने होके भी या तो पराए फिर हो आप ऐसा जाते करें हैं। कि आप वो जब आपको पता है तो आप खुश होने कि हाँ भी देखो तुम्हारी कितनी अच्छी चॉइस है, तुमने कितना अच्छा किया, या तो फिर आप ये करने लग जाए तो क्योंकि बेटा भी पास रखना है। जी बिल्कुल, ऐसे ही करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा है और मुझे अपने पास ही रखना है। मैंने क्या करना है अकेले, क्योंकि वो जिससे आप बात कर सकते हैं। अच्छा, वैसे आपकी कुछ बातें ऐसी होती है कि बंदे कहते हैं कि घर के मर्द आपस में बात कर लें, तो क्या आपकी मियाँ ने मेरे हस्बैंड नहीं है? आपके हस्बैंड नहीं है, तो घर का जो चल रहा है खर्चा वो बेटे के ऊपर ही, एक ही बेटा और ज्यादा मुश्किल है ना। मैं खुद स्कूल टीचर थी, लेकिन अब मैं घर पे ही होती हूँ। अब सारा यहाँ पे ज्यादा ये ज्यादा मैंने मुश्किल पढ़ाया। हाँ, अगर इनकी अपनी होती कोई बात तो घर सेपरेट भी हो सकता है, कोई बात नहीं, ज्वाइंट फैमिली, लेकिन अभी तो आपको जरूरत है। और जबरदस्ती करूंगी बेटा मेरी मान भी लेगा, लेकिन उसमें ये ना हो कि इसका घर बर्बाद हो जाए, और वो मैं चाहती नहीं हूँ। लेकिन जबरदस्ती किस बात पे करेंगी? मतलब यही कि भाई जो मेरी बात है वो मानी जाए,
अच्छा, जैसे वो आती हैं अपनी जिद मनवाती हैं। अच्छा, यहाँ पे सास वो बीच में सब बनाती हैं, ईगो वॉर भी है ना, यहाँ पे वो तो मनवा ही लेती है ना अपनी बात। अगर मैं भी चाहूँ कि मेरी बात भी मानी जाए तो फिर वो घर खराब हो वो मनवा लेती है, झगड़ा होगा। वो मनवाती खुद है या अपनी बेटी के थ्रू मनवाती है? वो कभी तो खुद इजहार कर देती हैं, कभी बेटी के जरिए हो रहा है। लेकिन देखिए वो साफ पता चलता है कि इसका मतलब है अगर आपका बेटा अपनी सास की बात जरा सुन रहा है और आपकी बात नहीं सुन रहा तो फिर ये आपके बेटे का मसला है। आपके बेटे में प्रॉब्लम है, फिर आप फाइट नहीं कर सकती। लेकिन अब देखें ना, वो अपनी बेटी से बात करिए, बेटी फिर आगे काम करवा रही, तो फिर आपके पास भी आपका बेटा ही है। या तो फिर यह कि आप सरेंडर, बिल्कुल आप सरेंडर कर दें, आपके मैं खुश हूँ, ठीक है, तुम लोग जो प्लान कर, फिर आपको यही करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ, यही जाहिर सी बात है, यही करना पड़ेगा मुझे, और कर भी रही हूँ, अभी तक कर भी रही हूँ, ऐसा ही कर रही हूँ। लेकिन बेटी से है ना कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम लोग सब बहुत अच्छा करे, पर कभी मुझे भी, आप वैसे क्या मशवरा देना चाहेंगी? अगर सब्र, खुशी, ये तो है, गम सब साथ है। बस अब तो आदत बना लेनी चाहिए ना। इतने साल हो गए उनकी शादी को, बच्चा भी हो गया और ये कंटिन्यू मुझे लगता है कि ये बस अपनी बहू और अपने बेटे के साथ खुश रहेंगी ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे। हाँ, अब अगर ये अलग से अपनी मस्जिद बना लेंगी ना कि जी वो उसकी माँ आके बोलती है, अब आप सोचे ही नहीं, आप समझे कि आप बेटे और बहू के साथ नहीं है बस। मुझे बताएं आपके बाकी कितने बच्चे हैं? नहीं है ना, एक ही बेटा है। एक ही बच्चा है, इस उम्र में इनके हस्बैंड नहीं है, एंड कंपेनियनशिप बड़ी मैटर करती है। फिर बेटा टाइम नहीं दे पा रहा, बहू जो है, बहू का क्या बिहेवियर है आपके साथ? वो कैसी है? बहू का बस ऐसा है कि आती हैं, जैसे बैठ जाती हैं, सुबह में कभी नाश्ता वाश्ता करती है, फिर अपने रूम में चली जाती हैं, बात करती हैं, ठीक है, बात कायम रखें। लेकिन ये रूम में जाने का जो है ना सीन, ये मेरी समझ। अच्छा, ये जरा बताएं इससे पहले कि मेरा ज्यादातर वो अपनी जिंदगी में मगन है। कितना जरूरी है कि भाई ये जो बच्चियां जाके आप अपने कमरे में से अपना कैद में, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता अपने कमरे, जो सुबह के उठते हैं रात को रूम में जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। हालांकि घर में मुलाजिम है, सब है, लेकिन नहीं, अच्छा ये कर लो, जिस दिन अगर ऑफ है, घर पे हो तो टाइम ही नहीं मिलता है। वो कौन खुश नसीब होती है जो अपने रूम में जाके स्कूल से। और ये भी बहुत होता है ना कि जब आपकी सास की बहनें आई हो, बहुत चीजें हो रही होती हैं, तो ये रूम में अपने आप को बंद कर देना कि मेरे सर में दर्द। हाँ, ये भी होता है। और ये भी होता है कि अगर अपनी माँ आई है और अपनी बहनें आई हैं, भाई आए, अपने रूम में जाके तो ये भी घर से ट्रेनिंग होती है ना, ये भी घर से ट्रेनिंग होती है। घर में माएँ अगर ये सिखाती हैं तो बच्चियां करती हैं। कैसे सिखाती है? मैं तो अपनी बेटी को आज तक एक लफ्ज ना सिखाया, अम्मा आपको नहीं पता। अच्छा भाई, मैं तो खामोश हो जाती हूँ। दूसरा मुझे लगता है कि इनके साथ इशू ये भी है कि अकेली हैं, बिल्कुल ये तन्हाई का शिकार ये ज्यादा इशू। तभी अगर वो फील होता है ज्यादा प्यार से करें ना, किसी पूछ लें, करनी है चाहे अपनी मर्जी है तो अपनी कर लें, आपको लगता है, पर हमसे पूछ लें कि अम्मी आपको कैसा लगता है, ये ऐसी चीज। यहाँ तक कि ऐसा है कि जो ना शुरू के दिनों में दावत वगैरह कहीं होती थी इनकी अम्मी वगैरह के, तो इनके भाई आए दावत देने आए मेरे सामने ही बैठे हैं, मुझे ही कह रहे हैं कि वो अम्मी ने दावत की है, मतलब दोनों बहन बहनोइयों की, आपने इन दोनों को भेजना है। तो मैं कहती हूँ बेटा मैं आ जाऊँ, मैं भी साथ आ जाऊँ? तो वो कहते हैं आंटी मुझे तो अम्मी ने जो कहा है मैं तो वही कह रहा हूँ आपसे, तो ये तो मैं अपनी ये भी देखिए, अपनी बेटियों को ये भी बताया, जब अपनी बेटियों की शादी करे तो ठीक है, उनको एक इतनी बातें इतना खुद मुख्तार बनाए कि खुदा ना खासा कि बुरा वक्त आए तो अपने पाँव पे खड़ी हो सके, बट साथ में भी बताएं कि भी जहाँ तुम जा रही हो ना, जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया ना, तो अगले भी किसी ऐसी औरत का बच्चा जिससे उसने बहुत प्यार किया है, तो उस प्यार का बिल्कुल सिंगल पेरेंट होकर उन्होंने ख्याल, ये बहुत एक्सपेक्टेशंस तो रखेंगे। हाँ, तो ये फिर उनके बेटे का हिसाब बहुत होगा और उनकी बहू का भी हिसाब बहुत होगा कि उन्होंने इनका ख्याल नहीं किया। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। और नबिया आपका भी बहुत शुक्रिया, नबिया हमारे साथ मौजूद थी जी लाहौर स्टूडियो से। अल्लाह पाक आप तमाम तो लोगों को औलाद के गम से महफूज रखे, इंशाअल्लाह ज़िंदगी दे तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।